हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन और उस पे कुछ इलस्ट्रेशंस इस वीडियो में लिए जाएंगे। इलस्ट्रेशंस एज यूजुअल डिफिकल्टी ऑर्डर में होंगे, आसान से स्टार्ट करेंगे और मुश्किलों की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। बट इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वीडियो एक बार अच्छे से देख लें। जिसको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाने आते वो फ्री बॉडी डायग्राम वाली वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें। वेक्टर्स इस वीडियो में बहुत यूज होगा और कुछ सवालों के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ठीक है, रेट शब्द का मतलब पहले भी बताया हुआ है मैंने। रेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितनी तेजी से टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है किसी बॉडी का। वो कौन बताएगा? वो टोटल फोर्स बताएगा। टोटल शब्द की बड़ी अहमियत है यहाँ पे। टोटल मींस सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखें तो टोटल फोर्स इज dp by dt, where p is the standard symbol for momentum. p is a vector quantity, दिख ही रहा है। मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मास अपन जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी अपन जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर की जब मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती अगर स्केलर जो है वो पॉजिटिव है। तो ये भी अपन जानते हैं कि मास हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है या एक पॉजिटिव स्केलर होता है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी, वही डायरेक्शन मोशन की भी होगी। ऑब्वियसली वेलोसिटी की डायरेक्शन ही मोशन की डायरेक्शन है। तो और थोड़ी इसकी फील लेते हैं कि क्या है न्यूटन सेकंड लॉ। तो नोट नंबर वन क्या है? नोट नंबर वन इज डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मैंने बता ही दिया। एक वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन नहीं बदलती। नोट नंबर टू, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, मोमेंटम सिग्निफाई क्या कर रहा है? कि कितनी मोशन है बॉडी में। ऐसा क्यों? सोच के देखो, मोमेंटम के अंदर दो टर्म्स है। वेलोसिटी वाली टर्म तो चलो सही है कि भाई जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा मोमेंटम का। लेकिन मास की भी टर्म है। मास याद करो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में डिफाइन किया गया था कि मास इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? किसी भी बॉडी की जिद अपने अंदर मोशन के चेंजेस के प्रति। तो मोशन में आने वाले चेंजेस को लेके बॉडीज रेजिस्ट करती हैं, जिद अड़ा के बैठी रहती हैं। तो उस जिद को नापने का ही एक जरिया है मास। तो मास और स्पीड दोनों मोमेंटम के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये जो क्वांटिटी बनती है दैट कैन बी सिग्निफाइड एज अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, जिसको और अच्छे से फील करना है तो ऐसे समझो कि मान लो तुम सड़क पे खड़े हो और एक साइकिल वाला आया किसी v स्पीड से और तुम्हारे साथ आके कोलाइड कर गया। ठीक है, तो इस केस वन में तुम्हें कुछ दर्द हुआ। ठीक है, केस टू, मान लो अब एक ट्रक आया, सेम स्पीड v से एक ट्रक आया और तुम्हारे साथ आके कोलाइड कर गया। तो इस केस टू में भी तुम्हें कुछ दर्द हुआ। तो दोनों केसेस में ज्यादा दर्द किस में होगा? ऑब्वियसली केस टू में होगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ट्रक है उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है मतलब उसमें ज्यादा मोशन कंटेन्ड है। ज्यादा, चाहे दोनों केसेस में मैंने सेम स्पीड ली, इसीलिए ली ताकि मास की अहमियत को समझो। तो मास इनटू वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोमेंटम। जितना ज्यादा ये प्रोडक्ट होगा मास और वेलोसिटी का, उतनी ज्यादा मोशन होगी या उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें चेंजेस लाने के लिए। ऐसे ट्रक जब तुम्हारे साथ आके भिड़ा केस टू में, तो हम बोल सकते हैं कि केस टू में ज्यादा दर्द क्यों हुआ? क्योंकि ट्रक के मोमेंटम में चेंज आया। ट्रक का मास क्योंकि ज्यादा था तो उसके मोमेंटम में ज्यादा चेंजेस आए। तो आई होप यहां पे चमका होगा कुछ। मोमेंटम की फील क्या है? मोमेंटम इज सिग्निफाइज द मोमेंट अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, नोट नंबर थ्री, फॉर अ बॉडी ऑफ मास m, न्यूटन सेकंड लॉ कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कोई एक बॉडी है m मास की, तो F टोटल कैन बी रिटन एज d बाई डी टी ऑफ एम वी। ठीक है, m जो है डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि किसी एक बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है एज पर न्यूटन। न्यूटन की पढ़ाई गई जो मैकेनिक्स है, उस जमाने में मास की वेरिएशन विद रेफरेंस फ्रेम, ये सब हम नहीं पढ़ते थे। ठीक है, अब भी नहीं पढ़ रहे। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बात कहता है कि जो मास होता है वो अपने आप में खुद एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हम बाद में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो मास खुद रिलेटिव स्पीड पे डिपेंडेंट होता है।
लेकिन वो डिपेंडेंस हम इग्नोर कर सकते हैं अगर रिलेटिव स्पीड वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है तो। ठीक है, तो उन स्पीड प्रैक्टिकली तुम जानते हो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ किलोमीटर मीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर में अगर बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट दौड़ती है। जबकि प्रैक्टिकली बाकी जो चीज़ें हैं, फास्टेस्ट मूविंग जेट प्लेन्स भी ले लो, चाहे तुम कुछ भी ले लो, किसी भी अर्थ के ऊपर जो जितनी भी मोशन हो रही है व्हीकल्स की या किसी भी इंसान की या किसी भी इंसेक्ट की, एनिमल की, वो सारी मोशन जो है स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम स्पीड रखती हैं। तो इसलिए न्यूटन की कही हुई बातें जायज़ हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। और मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो मास अगर चेंज नहीं हो रहा मोशन के साथ तो मास को हम बाहर निकाल के रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट चीज़ है, और dv/dt को a लिख सकते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma, टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। याद आया होगा, 9th क्लास में भी ये चीज बच्चों को पढ़ाई जाती है। टोटल फोर्स ही एक्सलरेशन का कारण बनता है। एक्सलरेशन आएगी तभी वेलोसिटी चेंज होएगी, वेलोसिटी चेंज होएगी तभी मोमेंटम चेंज होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज टोटल फोर्स। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। हाँ, इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो वेरिएबल मास सिस्टम्स हम देखेंगे इस चैप्टर में, जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट जब ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो उसमें से गैसेस बर्न होके बाहर निकल रही होती हैं। तो गैसेस अगर बर्न होके बाहर निकल रही हैं तो हम बोल सकते हैं रॉकेट का जो मास है वो वेरी कर रहा होगा। तो क्या उस केस में भी हम एफ टोटल इज इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं? तो हम ये बोलेंगे कि एफ टोटल इज इक्वल टू dp/dt लगा सकते हैं। मास जो है उसको किस तरह से हम डील करेंगे, जो गैसेस बर्न होके बाहर निकल रही होती हैं रॉकेट्स में से, उनको भी हम सिस्टम का पार्ट लेके चलते हैं। मतलब जो गैस बाहर निकली कुछ भी dm मास की, उसका मोमेंटम लिखेंगे, उसके मोमेंटम में चेंज लिखेंगे, एंड जो रॉकेट है उसके मोमेंटम में चेंज लिखेंगे, और नेट मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम टेकन dp/dt करके हम टोटल फोर्स को देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है न्यूटन सेकंड लॉ का, ये रॉकेट में भी लगाया जा सकता है। किस तरह से हम इसको लगाएंगे आने वाली वीडियोज में तुम देखने वाले हो, वेरिएबल मास सिस्टम की वीडियो देख सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन इज ऑलवेज अलोंग टोटल फोर्स विच मे और मे नॉट बी अलोंग द डायरेक्शन। तो एक्सलरेशन, इस फॉर्मूले को देखो, एफ टोटल इज इक्वल टू एम ए। तो जो डायरेक्शन टोटल फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सलरेशन की भी होगी। क्यों? क्योंकि मास अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। वही सेम फंडा जो मोमेंटम को समझाने के लिए मैंने दिया कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन और मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली एक्सलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन और टोटल फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन, टोटल की अहमियत है यहाँ पे, एक फोर्स इज इक्वल टू एम ए नहीं है, सारे फोर्स मिल के इज इक्वल टू एम ए या एक्सलरेशन कॉज करते हैं। और जो एक्सलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि मोशन की डायरेक्शन के अलोंग हो। ये बात अपन काइनेमैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मोशन की डायरेक्शन माने वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सलरेशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल कहीं और जा रहा होता था और जो ग्रेविटी का फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता था। तो जबकि एक्सलरेशन उसकी हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी कहीं भी उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स हैं। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड एक्सलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन अगर है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि एक्सलरेशन हमेशा पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मोशन होगी या टू द वेलोसिटी वेक्टर होगी। तो कुछ भी हो सकता है। एक्सलरेशन एंड फोर्स हमेशा पैरेलल रहेंगे, टोटल फोर्स एंड एक्सलरेशन हमेशा पैरेलल रहेंगे, मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल रहेगा। ये दो बातें अपने को दिमाग में रखनी है। इसके अलावा लास्ट नोट नंबर 5, टोटल एवरेज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी रिटन एज एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो जैसे जनरली मेडिकल में काफी सवाल आते हैं, इसके जेई मेन लेवल में भी इस फॉर्मूले पे काफी सवाल आते हैं। तो जो बच्चे जब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते, तो उस केस में वो फोर्स नहीं निकल के आएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से टोटल फोर्स नहीं निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? टोटल एवरेज फोर्स निकल के आएगा। ऐसा क्यों? ये फॉर्मूला जो है तुम देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर है एवरेज एक्सलरेशन के फॉर्मूले के। याद करो, एवरेज एक्सलरेशन किसी भी मोशन के दौरान क्या होती थी? वो होती थी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन, या डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर मैं इस फॉर्मूले को दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास इंटू एवरेज एक्सलरेशन क्या बन जाएगा? एवरेज फोर्स। एंड m इंटू डेल्टा वी वेक्टर क्या बन जाएगा? ये जो लिखा है m इंटू डेल्टा वी इज डेल्टा पी। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करने पे एवरेज फोर्स निकल के आएगा। हाँ, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली एवरेज फोर्स और टोटल फोर्स में
कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर फोर्स वक्त के साथ बदल रहा हुआ, टाइम वेरिंग नेचर हुई तो डिफरेंशिएट करने पे कुछ अलग बात आएगी, और नेट चेंज इन मोमेंटम अपॉन नेट टाइम टेकन करने पे कुछ अलग बात आएगी। तो क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना होगा हमें कि कौन सा फोर्स पूछा गया है। इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछा है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे मोमेंटम फंक्शन को, और अगर किसी एक टाइम ड्यूरेशन में एवरेज फोर्स पूछा है तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन करके हम एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशंस। न्यूटन सेकंड लॉ की इतनी ही बातें हैं इस वीडियो के अंदर, और इस पे हम टोटल मिला के 14 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, a ball of mass 100 grams hits the floor with speed 20 मीटर पर सेकेंड while moving in vertical down direction। ठीक है, बॉल नीचे गिर रही है 20 की स्पीड से, 100 ग्राम की बॉल है, और जमीन पर टकरा के वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिबाउंड हो गई। ठीक है, then find average force exerted by the floor on the ball given that time duration of contact with the surface is 0.2 seconds। ठीक है, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए जमीन के साथ कांटेक्ट रहा वो टाइम ड्यूरेशन गिवन है, जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं इसका समझने के लिए। ठीक है, कोलिजन होने से जस्ट पहले बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 की स्पीड से आ रही है, जमीन को हिट करने वाली है। ठीक है, जब बॉल कोलाइड कर रही होगी तो उस पर सोचो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। जब बॉल कोलाइड कर रही होगी, जमीन के साथ कांटेक्ट में होगी, तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, जो जमीन के साथ कांटेक्ट फोर्स बोल दो, और एक बॉल का खुद का वेट तो है ही mg। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस लग रहे होंगे ड्यूरिंग द कोलिजन। इस ड्यूरिंग द कोलिजन की जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 0.2 सेकेंड। ठीक है, और जब बॉल कोलाइड हुई उसके जस्ट बाद बॉल के पास एक अपवर्ड वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड की, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है जस्ट आफ्टर कोलिजन का, जिसमें बॉल ऊपर की तरफ जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। अब पूछा क्या गया है कि जो जमीन ने, फ्लोर ने जो बॉल पे फोर्स लगाया उसकी एवरेज वैल्यू, मतलब एवरेज क्यों पूछा गया, ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो होती है जब भी कोई एक बॉडी दूसरे के साथ कोलाइड करती है, तो नॉर्मल रिएक्शन खुद टाइम के साथ बदल रही होती है। ठीक है, टाइम का कैसा फंक्शन होता है, बड़ा अजीबोगरीब सा फंक्शन होता है, बट जैसा भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। इन 0.2 सेकेंड्स के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही होगी, दैट इज दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स हेयर विच इज एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन द बॉल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, एवरेज फोर्स का हमने फॉर्मूला देखा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, बट डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से दिमाग में रहे कि वो हमें टोटल एवरेज फोर्स देगा, ना कि नॉर्मल रिएक्शन की एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम बोल सकते हैं टोटल एवरेज फोर्स एफ टोटल वेक्टर की एवरेज वैल्यू इज डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी। नेट मोमेंटम में कितना चेंज हुआ इस कोलिजन के दौरान अपॉन टाइम कितना लगा। तो मोमेंटम में जो भी चेंज आया वो कोलिजन की वजह से आया, जिसकी टाइम ड्यूरेशन हमें गिवन है। ठीक है, टोटल फोर्स मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर हम माने, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो लग रहा है n माइनस एम जी। n माइनस एम जी इज द नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग कोलिजन। इनकी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज m इंटू वी फाइनल वेक्टर माइनस m इंटू वी इनिशियल दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये चीज हमें लगानी है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए। तो यहां पे क्या बनेगा, n की एवरेज वैल्यू क्वेश्चन है, mg की एवरेज वैल्यू सोचो क्या होगी। mg अपने आप में मास फिक्स्ड है बॉल का, g भी फिक्स्ड है, 10 लेना है हमें, तो mg अपने आप में फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसकी एवरेज वैल्यू खुद mg ही बन जाएगी। तो यहां से क्या बन रहा है, n एवरेज माइनस mg की एवरेज दैट इज mg इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास गिवन है हमें 100 ग्राम की बॉल है, तो mg की वैल्यू डाल देते हैं। 100 ग्राम इंटू जी करोगे, 100 ग्राम मीन्स ये कितना है, 100 ग्राम मीन्स 0.1 kg, ऐसा यूनिट्स में काम कर रहा हूं मैं। तो 0.1 kg को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो mg बन रहा है 1 के बराबर। तो mg की वैल्यू यहां पे 1 पुट कर रहा हूं इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास इज 0.1 kg, फाइनल वेलोसिटी डायग्राम से देखो, फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 15 है, अपवर्ड को ही हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 20 की थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, तो उसे -20 लेंगे।
तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 0.2 सेकेंड्स। तो सब कुछ एसआई यूनिट्स में है, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की एवरेज वैल्यू हमें न्यूटन्स में मिल जाएगी। तो आंसर वुड बी एन एवरेज माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें से 0.1 कॉमन आ रहा है, तो 0.1 अपॉन नीचे 0.2 बैठा है, और 15 माइनस माइनस 20 दैट विल बिकम 35। तो ये बन रहा है 35/2 मतलब 17.5। तो नॉर्मल रिएक्शन, ये टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स की एवरेज वैल्यू कितनी है 17.5। एक ऑप्शन ये भी हो सकती है एग्जाम में, अगर तुम देखोगे तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन 17.5 न्यूटन्स की भी दिखेगी, जो कि टोटल फोर्स की एवरेज वैल्यू है। हमसे सिर्फ ग्राउंड की वजह से लगने वाला फोर्स पूछा गया था, तो उसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 18.5 न्यूटन्स। तो दैट इज अवर आंसर। ग्राउंड ने बॉल पे जो ऑन एन एवरेज फोर्स लगाया कोलिजन के दौरान, वो है 18.5 न्यूटन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द आंसर। तो आई होप यहां पे क्लियर होगा। बेसिक इलस्ट्रेशन है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करना है इज इक्वल टू टोटल फोर्स की एवरेज वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो, अ सोल्जर इज होल्डिंग अ मशीन गन ऑफ मास 40 kg। ठीक है, इस मशीन गन का मास गिवन है 40 kg। ये जो डाटा मैंने उठाया है ये गूगल पे चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल डाटा है, सारा कुछ मासेस वासेस जो दे रखे हैं, स्पीड्स दे रखी हैं, लगभग यही रहती हैं मशीन गन के लिए, एक हैवी मशीन गन के लिए। तो 40 kg का इसका मास है। फायरिंग बुलेट्स हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें से बुलेट्स निकल रही हैं, 600 की उसकी मजल स्पीड है। तो मतलब गन के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होती है उसे मजल स्पीड भी कहते हैं, जस्ट एक शब्द है, याद रखना है, या मजल वेलोसिटी। तो 600 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से बाहर निकल रही हैं ये, और इसको वी सिंबल दे देते हैं। और 10 बुलेट्स पर सेकेंड बाहर निकल रही हैं, वो भी लिख लेते हैं, एन सिंबल दे देते हैं इसे। 10 बुलेट्स पर सेकेंड की का रेट है बुलेट्स का बाहर निकलने का। इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 30 ग्राम्स, बुलेट का मास 30 ग्राम दिया हुआ है, 30 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में हमें डाटा बाद में पुट करना होगा। तो 30 ग्राम्स का मतलब हो गया 0.03 केजी। ठीक है, तो बताना है इस गन को होल्ड करने के लिए, मशीन गन को होल्ड करने के लिए बंदे को, सोल्जर को कितना फोर्स लगाना होगा। तो हम यहां पे कैसे सोचेंगे, यहां पे देखो, मैं सबसे पहले तो वही रिकॉयल वाली बात समझाऊंगा। ये गन को सोल्जर ने स्टेशनरी पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो गन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी है, क्योंकि गन तो स्टेशनरी है। तो अब जैसे ही ये बुलेट्स पे फोकस करो, बुलेट्स जब गन के अंदर थी तो रेस्ट पे थी, जब बुलेट बाहर आई तो 600 की स्पीड से वो दौड़ने लगी। तो इसका मतलब बुलेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, सभी बुलेट्स का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब बुलेट्स पे एक राइट साइड में एक फोर्स लग रहा होगा। ये कौन लगा रहा होगा? ये फोर्स गन ने लगाया होगा, या गन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसने ये फोर्स लगाया होगा, जिससे बुलेट्स बाहर निकली। ठीक है, तो बुलेट्स पे जो फोर्स लग रहा है गन की वजह से, उसे एफ सिंबल दे देते हैं। अब यही एफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होके, न्यूटन्स थर्ड लॉ के तहत यही एफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होके गन पे वापस लगेगा, है ना। अब जब ये गन पे वापस लगेगा तो ये गन पीछे की तरफ रिक्वाइल करेगी। मतलब अगर बंदे ने, सोल्जर ने इस तरह से गन पकड़ी हुई है, जैसे ही बुलेट बाहर निकली तो एक पीछे की तरफ एक झटका लगेगा सोल्जर को। तो अब उस पीछे वाले झटके से बचने के लिए सोल्जर को इतना ही फोर्स, गन को स्टेशनरी रखने के लिए इतना ही फोर्स बंदे को, सोल्जर को आगे लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों एफ की वैल्यू सेम होगी। सोच के देखो, गन को स्टेशनरी रखना है, जिसकी वजह से ये एफ और ये एफ सेम हुए, एंड ये वाले एफ और ये वाला एफ सेम कैसे हुआ? न्यूटन्स थर्ड लॉ के तहत। तो हम ये बोल सकते हैं हम इन तीनों में से कोई एक एफ निकालना है। ठीक है, बाकी हाँ, गन नीचे ना गिर जाए इसके लिए जनरली वैसे तो माउंट लगे होते हैं, जैसे यहां दिखा रखा है, ये माउंट लगे हुए हैं जिससे हम जमीन पर रख के भी गन को चला सकते हैं। तो अगर हवा में उठा रखी है हमने मशीन गन, तो हम बोल सकते हैं गन के वजन को भी, वेट को भी संभाल के रखना होगा। तो गन का जो वेट है उसे भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। गन का वेट नीचे की तरफ कैपिटल mg है, तो उस कैपिटल mg को संभालने के लिए भी बंदे को एक फोर्स लगाना होगा। मान लेते हैं वो फोर्स का y कंपोनेंट है, और एक रिक्वाइल से बचने के लिए फोर्स का x कंपोनेंट राइट साइड में लगा के रखना होगा। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है, fx कितना और fy कितना। ठीक है, तो गन का फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करो। ये जो एफ फोर्स है ये बुलेट्स ने लगाया, तो सबसे पहले हम इस एफ की वैल्यू लिख लेते हैं। ये एफ फोर्स जो बुलेट्स पे लग रहा है गन की वजह से, या गन पे लग रहा है बुलेट्स की वजह से, तो हम बोल सकते हैं दिस इज फोर्स ड्यू टू
या फोर्स ऑन बुलेट्स ड्यू टू गन, वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा पी ऑफ बुलेट्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज फोर्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, एवरेज फोर्स, क्योंकि एक एक करके बुलेट्स बाहर निकल रही हैं, हर बुलेट के लिए अलग अलग फोर्स नहीं देख रहे हम, ऑन एन एवरेज कॉन्टिन्यूसली उसको बुलेट्स फायर करते रहना है सोल्जर को, तो ऑन एन एवरेज उसको कितना फोर्स लगा के रखना पड़ेगा गन को होल्ड करने के लिए। तो इस Fx की वैल्यू F के बराबर होने वाली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो F की वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूं, तो बुलेट्स का कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है और अपॉन कितना टाइम लग रहा है। तो क्योंकि जो नंबर ऑफ बुलेट्स हमें दे रखी हैं ये पर सेकंड दे रखी हैं, तो क्यों ना हम डिनोमिनेटर को 1 सेकंड ही ले लें, 1 सेकंड के अंदर देखते हैं कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो 1 सेकंड में 10 बुलेट बाहर निकली या n बुलेट्स बाहर निकली, तो n बुलेट्स बाहर निकली और हर बुलेट का फाइनल मोमेंटम जो है बाहर निकलने के बाद वो है m इंटू वी, सिंपली m और v हमें गिवन है, तो फाइनल मोमेंटम बन जाएगा nmv, 1 सेकंड के बाद nmv, n बुलेट्स बाहर निकली और हर किसी का मोमेंटम mv है, माइनस इनिशियल मोमेंटम, 1 सेकंड पहले क्या सीन था, वो सारी की सारी n बुलेट्स या 10 बुलेट्स जो थी वो गन के अंदर स्टेशनरी पड़ी हुई थी, स्टेशनरी पड़ी हुई थी मतलब जीरो मोमेंटम। तो ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है बुलेट्स पे वो लग रहा है nmv का। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली जब तक बुलेट्स फायर होती रहेंगी ऑन एन एवरेज उन पे ये फोर्स लगता रहेगा nmv का। इसकी वैल्यू कितनी बन रही है वो भी देख लो, n दे रखा है 10, m इंटू वी करोगे तो 600 इंटू 0.03 करोगे तो 18 बन रहा है, 18 इंटू 10 इज 180, तो 180 न्यूटन्स का ये फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये वाला फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट 180 हो जाएगा, और जो इस बंदे को लगाना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो हो जाएगा 180 न्यूटन्स का। ठीक है, जो रिक्वायर हो रहा है इस गन का वो 180 न्यूटन का हो रहा है, जिसे संभालने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स Fx की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, एंड Fy तो बेहद आसान है, सोच के देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में गन पे mg का डाउनवर्ड फोर्स है, तो Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Fy हो जाएगा कैपिटल mg, सिंपली इस mg को संभाल के रखना है, एंड कैपिटल m हमें गिवन है 40 kg, g 10 लेना है, तो 40 इंटू जी इज 400, तो Fy आ रहा है यहां से 400, Fx भी आ गया, Fy भी आ गया, हमसे क्या पूछा था, टोटल फोर्स बताना है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन स्टेशनरी। तो Fx एंड Fy का स्क्वायर एडिशन कर देते हैं, दोनों कंपोनेंट्स आ चुके हैं बंदे के द्वारा लगने वाले फोर्सेस के, तो आंसर हो जाएगा हमारा रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, दिस इज द नेट फोर्स रिक्वायर्ड बाय पर्सन टू होल्ड द गन स्टेशनरी। Fx की वैल्यू 180 एंड Fy की वैल्यू 400, तो इसको सॉल्व करने पे लगभग जो इसका आंसर बनता है दैट इज 438.6। ठीक है, सॉल्व अपने आप कर सकते हो तुम, 438.6 अप्रोक्सीमेट आंसर है इसका न्यूटन्स में। तो दिस इज अवर आंसर, आई होप क्लियर होगा यहाँ पे गन बुलेट रिक्वायल वाला फंडा। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, a ball of mass m hits the floor with speed v and rebounds with same speed as shown in the figure। एक बॉल इस तरह से थीटा एंगल विद वर्टिकल पे आई, ग्राउंड को हिट की और थीटा एंगल विद वर्टिकल पे सेम स्पीड से चली गई। ठीक है, मतलब ये कुछ हद तक ये पहले फर्स्ट इलस्ट्रेशन जैसा ही है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बस हमने वर्टिकल डाउन गिराया था और वर्टिकल अप उसको कोलिजन के बाद भेज दिया था। यहाँ पे किसी एंगल पे आ रही है बॉल और एंगल पे ही जा रही है। फाइंड एवरेज फोर्स, सेम क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन द बॉल गिवन दैट टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज डेल्टा टी। तो काम अपने को वही करना है, बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसा है बट वेक्टर का सवाल है। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दिशा में या एक लाइन के अलोंग नहीं है। तो इस दौरान जो एवरेज फोर्स लग रहा होगा एफ टोटल की एवरेज वैल्यू इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एफ टोटल की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपर डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेते हैं, राइट साइड को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यूरिंग द कोलिजन, जब ये बॉल हिट कर रही होगी ग्राउंड पे, ग्राउंड के साथ, तो उस वक्त एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और एक mg नीचे तो लगता ही लगता है। तो हम बोल सकते हैं वही सेम फंडा, n माइनस mg की एवरेज वैल्यू, मतलब n की एवरेज वैल्यू माइनस mg की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये जे कैप में जो फोर्स है दैट इज इन जे कैप। फाइनल मोमेंटम को भी आई कैप जे कैप में, मतलब वही सेम काम है, बस आई कैप जे कैप में लिखना है। फाइनल मोमेंटम जे कैप में कितना बनेगा? v cos थीटा जे कैप में बनेगा,
वेलोसिटी और v साइन थीटा आई कैप में। इस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स ले रहा हूं इस तरह से। ये एंगल थीटा दिया है, जिस साइड एंगल थीटा दे रखा होता है उस साइड हम कॉस थीटा कंपोनेंट लेते हैं और दूसरा कंपोनेंट साइन थीटा हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी को आई कैप जे कैप में लिख देते हैं, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से इनिशियल वेलोसिटी के भी कंपोनेंट ले सकते हैं। ये रही इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये उसका x कंपोनेंट इस तरफ, y कंपोनेंट नीचे, x और वर्टिकल के साथ इसका एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो x कंपोनेंट फिर से क्या बन गया, v साइन थीटा और y कंपोनेंट बन रहा है नीचे की तरफ v कॉस थीटा। तो x कंपोनेंट में आएगा v साइन थीटा आई कैप और j कैप में क्या आएगा, माइनस v कॉस थीटा आएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो माइनस v कॉस थीटा j कैप। ठीक है, तो दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ये मोमेंटम में चेंज होने में कितना टाइम लगा, जिस टाइम में बॉल कांटेक्ट में थी ग्राउंड के, वो गिवन है हमें डेल्टा टी। ठीक है, तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंबल्स की टर्म्स में सारी बातें दे रखी है हमें यहाँ पे। तो दिख रहा है यहाँ पे v साइन थीटा इंटू एम, आई कैप वाली टर्म कटती हुई नजर आ रही है। ऑब्वियसली कटनी भी चाहिए थी, देखो लेफ्ट साइड में केवल जे कैप की टर्म है तो राइट साइड में भी ऑब्वियसली केवल जे कैप की ही टर्म होनी चाहिए। तो यहां से क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है एन एवरेज माइनस एम जी इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बन रहा है, एम वी कॉस थीटा जे कैप माइनस, ये दो माइनस है देखो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा एम वी कॉस थीटा जे कैप। तो 2 एम वी कॉस थीटा बन गया राइट साइड में। और जे कैप को मैं लिख नहीं रहा हूं, राइट साइड में भी जे कैप है, लेफ्ट साइड में भी जे कैप है, वो कट जाएंगे अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से अपना आंसर आ गया नॉर्मल रिएक्शन की एवरेज वैल्यू। अगेन बच्चे जो सिली मिस्टेक करते हैं वो केवल इसको आंसर दे देते हैं, इसको आंसर नहीं देना, ये टोटल फोर्स की एवरेज वैल्यू है। हमसे कांटेक्ट फोर्स की एवरेज वैल्यू पूछी थी जो फ्लोर ने लगाई ग्राउंड पे, सॉरी बॉल पे। तो कांटेक्ट फोर्स सिर्फ एन एवरेज है, नॉर्मल रिएक्शन की एवरेज पूछी गई है। तो नॉर्मल रिएक्शन की एवरेज वैल्यू क्या बोलेंगे, आंसर वुड बी mg प्लस दिस थिंग, mg प्लस 2mv cos थीटा। मतलब इस बात पे ना तुम देखोगे एग्जाम में या प्रैक्टिस के दौरान किताबों में ऑप्शंस डिजाइन हो रखी होती हैं। एक ऑप्शन में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की वैल्यू लिखी होगी और दूसरी ऑप्शन में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी प्लस mg लिखा होगा। तो बहुत ध्यान से टिक करना है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज प्लस mg इज द कॉन्टैक्ट फोर्स की एवरेज वैल्यू इन सच क्वेश्चंस। तो आई होप यहां पे क्लियर होंगी चीजें, आसान सवाल है, बस आई कैप जे कैप हमें यूज करना पड़ा क्योंकि वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में थे। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अ हॉरिजॉन्टल वाटर जेट ऑफ डेंसिटी रो एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज फॉलिंग ऑन अ वर्टिकल वॉल विद स्पीड v। आफ्टर हिटिंग द वॉल इट कम्स टू रेस्ट एंड फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। बताना है फोर्स कितना लगाएगा पानी दीवार पे, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल। तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन क्या है और फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो एक वर्टिकल दीवार है, वर्टिकल दीवार पे ये वाटर का एक जेट आ रहा है इस तरह से v स्पीड से। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया गया है ये a और इसकी डेंसिटी पानी की दे रखी है रो। ठीक है, पानी की जगह कोई और लिक्विड भी हो सकता है, हम सिंबल्स की टर्म्स में काम कर रहे हैं। ये तीन पैरामीटर्स हमें गिवन है, रो, a एंड v। हो क्या रहा है, ये वाटर जेट दीवार पे टकराया एंड टकराने के बाद इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आने के बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरे जा रहा है ये। ठीक है, तो हमें बताना है इस कोलिजन की वजह से, वाटर के इस कोलिजन की वजह से दीवार पे कितना फोर्स लगेगा। तो एक बार ध्यान से सोच के देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो था या जो पिछला इलस्ट्रेशन था 3, वो दोनों सवाल इसी तरह के थे। बस उसके अंदर पंगा क्या था, एक बॉल आई, एक बॉल अगर ग्राउंड पे हिट की और रिबाउंड करके चली गई या रुक गई तो उसकी वजह से हम फोर्स निकालना जान चुके हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन करके। अब अगर कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक के बाद एक बॉल्स कॉन्टिन्यूसली ग्राउंड पे हिट करे जा रही हैं या किसी दीवार पे हिट करे जा रही हैं, तब भी हम फोर्स निकाल सकते हैं। कॉन्टिन्यूसली बस वो फोर्स लगता रहेगा। तो हमें ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तुम पानी की ड्रॉपलेट्स को बॉल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो और कॉन्टिन्यूसली वो बॉल्स दीवार पे आके हिट हो जा रही हैं और रेस्ट पे आए जा रही हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल, वॉल पे ये वाटर कुछ इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, वो कैसे निकालेंगे पहले मैथमेटिकली देखते हैं, डायरेक्शन भी अपने आप मैथ्स ही बता देगी हमें। तो फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू वाटर,
वो क्या होगा, वो होगा माइनस टाइम्स फोर्स ऑन वाटर। क्योंकि देखो दीवार का तो कोई मोमेंटम चेंज हो नहीं रहा, तो दीवार की तो हम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की इक्वेशन लगा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वाटर का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वाटर पे तो लगा सकते हैं। वाटर v स्पीड से आ रहा है और दीवार पे हिट करने के बाद रुक रहा है, तो ये चीज मैंने कैसे लिखी, फोर्स ऑन वॉल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन वाटर, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होंगे। अब फोर्स ऑन वाटर कितना होगा, फोर्स ऑन वाटर होगा माइनस टाइम्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर अपॉन टाइम टेकन। दीवार पे हिट करने की वजह से किसी भी डेल्टा टी टाइम में कितना डेल्टा पी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, इनकी रेशो देखनी है, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान लेते हैं लेट राइट साइड अपनी पॉजिटिव है, राइट साइड को अगर मैं पॉजिटिव मानते हुए ये वेक्टर नोटेशन लिखूं तो क्या बनेगा, माइनस टाइम्स चेंज इन मोमेंटम देखना है। अब क्योंकि टाइम कोई एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए तो वाटर हिट हो नहीं रहा, कॉन्टिन्यूसली वाटर आए जा रहा है और टकरा के रेस्ट पे हो रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पर सेकंड का देख लेते हैं, डिनोमिनेटर 1 सेकंड रख लेता हूं मैं कि 1 सेकंड के अंदर कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं। 2 सेकंड में क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पर सेकंड में जो मोमेंटम चेंज है वो अपन यहाँ पे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें ये सोचना है 1 सेकंड में जो भी पानी आके इस दीवार से टकराया उसका कितना मोमेंटम चेंज हुआ। तो हमें ये सोचना होगा 1 सेकंड में कितना मास पानी का आके टकराया, मास ऑफ वाटर जो 1 सेकंड में आके टकराया, मल्टीप्लाइड बाय उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी, ठीक है। राइट साइड को पॉजिटिव मानते हुए इनिशियल वेलोसिटी पानी की v थी, फाइनल वो रेस्ट पे आ गया 0, तो m वाटर इंटू 0 माइनस v अपॉन 1 सेकेंड। अब ये m वाटर कितना होगा, मास ऑफ वाटर जो 1 सेकेंड में आके टकरा रहा है। तो मास ऑफ वाटर को मैं कैसे लिखूंगा, मास ऑफ वाटर को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें गिवन है रो, तो कितनी वॉल्यूम आके टकराई वो हमें सोचना होगा। डेंसिटी तो हमें गिवन है रो, तो 1 सेकंड में कितनी वॉल्यूम पानी की आके यहां टकरा रही है इसके बारे में सोचते हैं। तो उसके लिए कैसे सोचोगे, 1 सेकंड में ये सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है, सिलेंड्रिकल इसका सरफेस है वाटर जो का जेट का, तो 1 सेकंड में कितनी लेंथ आके टकरा रही है वो अगर हमें मिल जाए तो हम उस लेंथ को a से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेंगे और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, कितनी लेंथ पर सेकंड दीवार पे आके हिट होगी। तो हम बोल सकते हैं भाई कोई भी एक वाटर का पार्टिकल पे के ऊपर फोकस करो, यहाँ पे कोई भी एक वाटर का पार्टिकल है, 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, अपनी स्पीड जितना, क्योंकि स्पीड फिक्स्ड है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v। तो इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर ये जो v लेंथ होगी, 1 सेकंड के अंदर जो v लेंथ होगी लिक्विड की या वाटर की, ये पूरी की पूरी v लेंथ इस दीवार पे जाके हिट हो जाएगी। तो v लेंथ के अंदर वॉल्यूम कितनी बनी, एरिया इनटू v लेंथ, तो एरिया इनटू v लेंथ, दिस इज द वॉल्यूम विच इज स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकंड, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कर दिया, तो दिस इज द मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकंड, इसी की हमें तलाश थी। तो ये बन रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं और आंसर आ रहा है रो ए वी स्क्वेयर, पॉजिटिव रो ए वी स्क्वेयर। पॉजिटिव मतलब दीवार पे जो फोर्स लग रहा होगा वो राइट साइड लग रहा होगा इस तरह से, फोर्स ऑन वॉल, और यही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होके वाटर पे लग रहा होगा, फोर्स ऑन वाटर, जिसकी वजह से वाटर रुक रहा है और रुक के गिर रहा है। तो आई होप यहाँ पे चीजें चमकी होंगी। क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन फ्लूइड्स चैप्टर का नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ का ही सवाल है। बेसिक अपने को चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन देख के यहाँ पे फोर्स ऑन लिक्विड निकालना है, ठीक है। बाकी और वेराइटी इसके क्वेश्चंस की आती हैं फ्लूइड्स के अंदर, और भी बहुत सारे तरह के फोर्सेज वाले सवाल बनते हैं, उसको हम फ्लूइड्स चैप्टर में अच्छे से डेप्थ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली पार्टिकल की स्पीड दे रखी है, मास दे रखा है। नाउ अ टाइम बेरिंग फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट, वक्त के साथ बदलने वाला फोर्स है और ग्राफ बना रखा है उसका, ठीक है। बताना है 6 सेकंड तक ये फोर्स लगा, तुम देख सकते हो 0 से स्टार्ट हुआ और 4 सेकंड तक तो ये कांस्टेंट रहा 20 का, और 4 से 6 सेकंड के बीच में ये फोर्स वेरी कर गया।
20 से घट के 0 हो गया। तो बताना है 6 सेकंड बाद पार्टिकल की फाइनल स्पीड क्या होगी। तो देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। ग्राफ वाले क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स में भी आए थे, उससे पहले हमने बेसिक मैथ्स में भी ग्राफ्स की बहुत बातें की हुई हैं। तो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन के लिए जो मैंने तुम्हें आइडिया दिया था वो क्या है, पूरी फिजिक्स में कहीं भी किसी भी चैप्टर में ग्राफ का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले क्या सोचना होता है, चाहे क्वेश्चन भी ना पढ़ो तुम, सबसे पहले क्या सोचना होता है कि इस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ एंड इस ग्राफ की स्लोप किस काम की है। तो सबसे पहले स्लोप सोच लेते हैं। इस ग्राफ की स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब df बाई डी टी। क्या df बाई डी टी कुछ होता है, कुछ नहीं होता df बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज नथिंग। ठीक है, इस ग्राफ का एरिया सोचते हैं। एरिया अंडर ग्राफ क्या किसी काम का है? देखो 99% टाइम जो है ना क्वेश्चन हमेशा एरिया या स्लोप पे पाया जाता है। एक आधी परसेंट जेई एडवांस लेवल पे अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें इक्वेशंस की हमें ज़रूरत पड़ रही होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल में, जेई मेन में एरिया अंडर ग्राफ या स्लोप पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ्स के। इवन थर्मोडायनेमिक्स में भी तुम देखोगे बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे बाद में। तो एरिया इज इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता है, वाई की जगह एफ, डी एक्स की जगह डी टी हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम बैठा हुआ है। तो इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा एफ जो है टोटल फोर्स जो है वो क्या है, डीपी बाई डी टी है। तो एफ इज डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी इंटू डी टी, ये बन गया इंटीग्रेशन डीपी। इंटीग्रेशन डीपी की जब लिमिट्स लगेंगी कुछ इनिशियल से कुछ फाइनल तक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इस एरिया से आने वाला है, मतलब हमें इंटीग्रेशन करने की सच में कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये एरिया देखना है। ये वाला एरिया देखेंगे और इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लगा देंगे। और ध्यान से देखो फाइनल स्पीड पूछिए, फाइनल स्पीड का मतलब क्या, फाइनल स्पीड कहाँ अपीयर होगी, फाइनल मोमेंटम में अपीयर होगी। तो सिंपली एरिया देखना है, इज इक्वल टू फाइनल मास इनटू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल मास इनटू इनिशियल स्पीड, यही काम करना है अपने को। तो एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड, ये ऊपर वाली पैरेलल साइड 4 लेंथ है इसकी, और नीचे वाली जो साइड है उसकी 6 लेंथ है। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 20 दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज 20। तो ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया। जिसको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं याद वो रेक्टेंगल का अलग निकाल लो, ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट करके अलग निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है मास, मास इज 2 kg इनटू फाइनल वेलोसिटी v फाइनल माइनस इनिशियल मास इज 2, इनिशियल स्पीड इज 10। ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का भी पंगा नहीं है यहाँ पे। फोर्स भी तुम देखो पूरे 6 सेकंड के दौरान फोर्स भी पॉजिटिव एफ एक्सिस पे है, पॉजिटिव एफ एक्सिस पे फोर्स है, स्पीड भी इनिशियली, और स्पीड के अलोंग ही, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग ही फोर्स लग रहा है। मतलब अगर हम फोर्स को पॉजिटिव कह रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी +10 की ही है। तो कोई प्लस माइनस का भी पंगा नहीं है, बेहद आसान सवाल है। बस ये ध्यान रखना ग्राफ के क्वेश्चंस में जनरली अपने को इंटीग्रेशन करने की लोड नहीं पड़ती। इंटीग्रेशन हम तब करते हैं जब ग्राफ गंदा सा हो, मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ इस तरह का ग्राफ बना रखा है तो हमें फंक्शन चाहिए होगा और एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। बट स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ्स में ट्राइंगल, ट्रेपेजियम ही बनने होते हैं जिनके एरिया हमें इजीली देखने आते हैं। तो यहां से सिंपली आंसर आ गया हमारे पास, ये बन रहा है हाफ इंटू 10 इंटू 20 दैट इज 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वी फाइनल माइनस 20, 2 इंटू वी फाइनल माइनस 20। तो ये बन रहा है 2 वी फाइनल इज 120 या वी फाइनल इज 60 मीटर पर सेकेंड। फाइनल जो स्पीड होगी पार्टिकल की इन 6 सेकेंड के बाद वो होगी 60 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो टाइम वेरिंग फोर्स था, टाइम वेरिंग एक्सलरेशन थी, बट फिर भी हमें बिना इंटीग्रेशन के हमारा काम चल गया। तो जितने भी ग्राफ्स हमने काइनेमेटिक्स में पढ़े थे जिनमें एक्सलरेशन आया करती थी, तो हम बोल सकते हैं वो सारे ग्राफ दोबारा बनाए जा सकते हैं, वहां पे नए क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। एक्सलरेशन को सिंपली मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाएगा, टोटल फोर्स बन जाएगा, और टोटल फोर्स का एक्सलरेशन वेलोसिटी, एक्सलरेशन पोजीशन, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ को हम फोर्स पोजीशन, फोर्स वेलोसिटी, फोर्स टाइम ग्राफ बना के वही सेम क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स वाले दोबारा देख सकते हैं। तो जिनको भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस में दिक्कत है एक बार प्लीज जाके ग्राफ वाली वीडियो देखो, जो काइनेमेटिक्स में मैंने ग्राफ्स के इलस्ट्रेशंस लिए हुए हैं बहुत सारे, वो वीडियो तुम एक बार देख सकते हो, ग्राफ्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, a person is pushing 2 blocks on smooth ground by a constant force F
एज शोन इन दी फिगर। ठीक है, कोई बंदा ये एफ फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है, थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल गिवन है, दो ब्लॉक्स एडजेसेंट रखे हुए हैं 2m और m, और इस सिचुएशन का पूरा एनालिसिस करना है। मतलब ग्राउंड और 2m के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, m और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, बिटवीन द ब्लॉक्स भी कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन, दोनों इकट्ठे ही चलेंगे, ऑब्वियसली एडजेसेंट हैं और धक्का दे रहे हैं तो दोनों इकट्ठे चलेंगे, तो कॉमन एक्सेलरेशन पूछी गई है, ब्लॉक्स की क्या होगी और इनकी स्पीड क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फोर्स जो है वक्त के साथ नहीं बदल रहा, कांस्टेंट फोर्स है, तो उम्मीद करते हैं हम कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी इस तरह का सवाल आएगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगी, हमें न्यूटन सेकंड लॉ का सहारा लेना है। उसके स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप 1 फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। स्टेप 2 एक्सेलरेशंस के बारे में सोचना है, उसको भी डायग्राम के एडजेसेंट बना सकते हो। और स्टेप 3 टोटल फोर्स डायग्राम से देखो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है वेक्टोरियली। वेक्टोरियली का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग, जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस में अलग। ठीक है, तो 2m सबसे पहले 2m और m के फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं। एक F फोर्स सबसे पहले, ठीक है, दोनों डायग्राम सेपरेटली बनाएंगे। सबसे पहले 2m और m को सेपरेट किया, इस 2m पे एक F फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस F के देखो कंपोनेंट्स कैसे होंगे, एक डाउन कंपोनेंट होगा, एक राइट कंपोनेंट होगा। राइट वाला कंपोनेंट F cos थीटा हो जाएगा, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिया गया, तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके ही बना रहा हूं मैं यहाँ पे, एक F cos थीटा, एक F sin थीटा, ये हो गए F के दो कंपोनेंट। इसके अलावा एक इसका वेट 2mg, एक ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन N2 बोल देते हैं इसे, एक ब्लॉक की वजह से, इस M ब्लॉक की वजह से यहां कांटेक्ट है तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन, उसको N12 बोल देते हैं। ये ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 के बीच की आपसी नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली ये N12 इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक M पे लग रहा होगा। जो F फोर्स था वो ब्लॉक M पे नहीं लगेगा, ध्यान रहे, वो सिर्फ 2M पे ही लग रहा है। उसकी वजह से तुम बोल सकते हो ये N12 पैदा हुआ और N12 M ब्लॉक पे लगा। और ब्लॉक M का खुद का वेट mg, ब्लॉक M पे ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन N1। तो वही बातें ध्यान रहनी चाहिए, एक भी फोर्स मिस नहीं होना चाहिए अपना। एक भी फोर्स मिस हो गया तो इक्वेशंस गलत बनेंगी, आंसर गलत आएंगे। तो ये अपने एफबीडी बन गए। एफबीडी बनने के बाद स्टेप 2 क्या है? एक्सेलरेशंस के बारे में सोचना है, जो कि बेहद आसान है। ये ब्लॉक्स इस फोर्स की वजह से हवा में तो उड़ने शुरू हो नहीं जाएंगे, दोनों इकट्ठा ही ग्राउंड पे फिसलते जाएंगे। तो दोनों की एक्सेलरेशन राइट साइड में a मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू भी पूछी गई है हमसे। ठीक है, a एक्सेलरेशन मान ली। तो स्टेप 1, इस एक्सेलरेशन को ना कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में मत बनाया करो, इनको अलग से बनाया करो, क्योंकि एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है। फोर्सेस को हम फ्री बॉडी डायग्राम में बनाते हैं, एक्सेलरेशन को थोड़ा साइड में बना लो। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट कलर से इसीलिए बनाया है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। 2m करना क्या है? 2m मास के लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन, m मास के लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं 2m के लिए लिख रहा हूं, फॉर मास 2m। 2m मास के लिए x एक्सिस अपनी राइट साइड मान लेते हैं और y एक्सिस वर्टिकल अप डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो x डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है? वो है F cos थीटा माइनस N12, दिस इज द नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, इज इक्वल टू इसका मास 2m इनटू इसकी एक्सेलरेशन a। सिमिलरली y डायरेक्शन में टोटल फोर्स 2m पे कितना है? ऊपर की तरफ देखो, N2 ऊपर की तरफ है, ये 2mg नीचे की तरफ है, और एक F sin थीटा भी नीचे की तरफ है। तो ये हो गया नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 2m इनटू एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है, एक्सेलरेशन प्योरली x एक्सिस के अलोंग है। जैसे बोल दो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है तो मेरी अपनी पहली पसंद यही होती है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को ही मैं x एक्सिस मान लेता हूं, ताकि एटलीस्ट y कंपोनेंट में तो 0 दिखे। ठीक है, 0 देखना मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इक्वेशन फटाफट सॉल्व हो जाती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें N2 जो है वो फटाफट आ गया, N2 की वैल्यू इज F sin थीटा, F गिवन था हमें, F sin थीटा प्लस 2mg। तो दिस इज अवर आंसर फॉर पार्ट नंबर 1। सबसे पहले यही पूछा गया था। 2m वाले ब्लॉक पे ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन वो कितनी हो जाएगी? वो 2mg नहीं है, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, 2mg नहीं है, 2mg प्लस F sin थीटा, क्योंकि फोर्स का भी एक कंपोनेंट डाउन डायरेक्शन में आ गया है। तो सेम यही खेल m मास के साथ भी खेलते हैं। फॉर मास m, x डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी? x डायरेक्शन में N12 का इकलौता फोर्स है ये वाला, N12 राइट साइड में लग रहा है, इज इक्वल टू इस ब्लॉक का मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन a। और चौथी इक्वेशन y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो y डायरेक्शन में फोर्स है N1 माइनस mg,
अपवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू ब्लॉक का मास इनटू वाई डायरेक्शन में इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो n1 यहां से फिर से आ गया फटाफट, n1 इज इक्वल टू mg आ गया। तो दिस इज अवर आंसर नंबर 2। ये हमसे पूछा गया था सेकेंड पार्ट में, ब्लॉक M और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन पूछी गई थी। तो ये दो पार्ट्स अपने हो गए, ठीक है। थर्ड पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन n12 और a, इनकी वैल्यूज कहां से आएंगी? तो ये जो इक्वेशंस के नंबर डाल देता हूं मैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का यूज हो चुका है, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन का यूज होना बचा है। तो थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट एंड थर्ड में दो वेरिएबल है n12 और a, एंड दो ही इक्वेशन है, तो फर्स्ट एंड थर्ड टू वेरिएबल टू इक्वेशंस सॉल्व हो जाएंगी। तो जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ माइनस n12 है, यहाँ प्लस n12 है, कट जाएंगे, a की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 3 इक्वेशन के अंदर f cos थीटा माइनस n12 प्लस n12, लेफ्ट साइड में क्या बना f cos थीटा, और राइट साइड में क्या बना, राइट साइड में यहां पे है 2ma की टर्म और यहां है ma की टर्म, तो ये बन गया 3ma, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन सॉल्व हो गई, एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी f cos थीटा बाय 3m। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते थे, अगर मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन ही पूछी गई है और कुछ पूछा ही नहीं गया। तो एक्सेलरेशन पूछी गई है तो हमें दो अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं है। देखो, जब भी एक चीज ध्यान रखो, जब भी एक्सेलरेशन दो ब्लॉक्स की या तीन ब्लॉक्स की कॉमन हो, जब भी कॉमन एक्सेलरेशन हो ना, तो कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना के बहुत जल्दी वो एक्सेलरेशन सॉल्व हो सकती है। ऐसे इस केस में दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम थी, अगर हम इन दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो ये वाला n12 तो प्रकट ही नहीं होता, ये n12 इनके बीच में आपसी फोर्स है, ये प्रकट ही नहीं होता। बाहर से कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ f cos थीटा फोर्स लग रहा है, f cos थीटा का फोर्स है राइट साइड में, तो राइट साइड में जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी, f cos थीटा का फोर्स अपॉन सिस्टम का मास, दैट इज 3m। ऐसे भी सोच सकते हो जिससे एक्सेलरेशन बेहद जल्दी सॉल्व हो रही है, कोई इक्वेशनों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है अगर कॉमन एक्सेलरेशन पूछी गई है तो। बट जनरली इतने आसान सवाल कॉमन एक्सेलरेशन वाले पूछे नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो झोल होता ही है क्वेश्चंस के अंदर। तुम जानते हो कि तुम कितने ही क्वेश्चन करके चले जाओ, एग्जाम में कुछ नई तरह का न्यारा ही सवाल प्रकट हो जाता है और करना पड़ता है कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। तो हम ऐसी स्ट्रेटजीज यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं जिन स्ट्रेटजीज से सारे क्वेश्चंस इक्वली अपन, चाहे वो मुश्किल हैं चाहे वो आसान है, सब हिट क्रैक किए जा सके, सबको फोड़ा जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन अपनी आ गई f cos थीटा बाय 3m, एक्सेलरेशन आ गई है तो उसको यहाँ थर्ड इक्वेशन में पटक दो, थर्ड इक्वेशन में डालते ही या फर्स्ट में भी डाल सकते हो, a की वैल्यू को जैसे ही हम पुट करेंगे तो n12 सॉल्व हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट आंसर होगा। तो एक्सेलरेशन वाला आंसर ये हो गया अपना आंसर नंबर 4। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 n12 की वैल्यू बन रही है m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट की m इंटू ए अपना सॉल्व हो चुका है, a है f cos थीटा बाय 3m है, m की वाली टर्म तो कट ही जाएगी, तो f cos थीटा बाय 3, दिस इज अवर आंसर नंबर 3, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स पूछा गया था थर्ड क्वेश्चन में, तो ये थर्ड पार्ट हो गया अपना, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट बचा अपना स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो एक्सेलरेशन सॉल्व हो चुकी है अपनी, एक्सेलरेशन सॉल्व हो चुकी है और वो कांस्टेंट भी है क्योंकि f फोर्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस याद करो, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, टाइम का फंक्शन निकालना है, तो कोई इंटीग्रेशन करने की लोड नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फिफ्थ पार्ट को करने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा रहा हूँ, दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे ही चलने हैं, दोनों की एक्सेलरेशन भी कॉमन है, वेलोसिटी भी कॉमन रहेगी, इनिशियली रेस्ट पे हैं चीजें, u 0 है, तो सिंपली v इज इक्वल टू 80 हो गया। एक्सेलरेशन अपनी थी f cos थीटा बाय 3m, ये उठा के यहां डाल दी, इनटू t। तो दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 5। तो बेहद आसान सवाल है, पुराने चैप्टर की एंड इस चैप्टर की कंबाइंड एक रिवीजन सी हो रही है और कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, इजी क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, two blocks of masses 5 kg and 15 kg are connected by a string of mass 1 kg। ठीक है, तो यहां पे देखो स्ट्रिंग का भी मास है। मास वाली स्ट्रिंग में मैंने फ्री बॉडी डायग्राम वाली वीडियो में तुम्हें बताया था कि मास वाली स्ट्रिंग के अंदर पंगा क्या है कि हर पॉइंट पे अलग अलग टेंशन हो सकती है। ठीक है, पूरी रस्सी में एक ही टेंशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये जो 15 kg वाले ब्लॉक पे ये पॉइंट पे जो टेंशन लगेगी वो कुछ अलग होगी, ये वाली पॉइंट पे जो टेंशन 5 kg पे लग रही होगी वो कुछ अलग होगी, और रस्सी के हर पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टेंशन हो सकती हैं।
अब पूछा क्या गया है, इस पूरे सिस्टम पे एक वर्टिकल अप फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रहा है और एक्सलरेशन हमें ऑलरेडी गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब उल्टा सवाल है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें फोर्स दे रखे होते थे और एक्सलरेशन पूछी गई होती थी। यहाँ पे फोर्स पूछा गया है, तो पहला सवाल यही है, फाइंड एफ एंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ जो मिड पॉइंट होगा स्ट्रिंग का वहां टेंशन पूछिए। तो देखो सोच के देखो, मिड पॉइंट पे अगर हमें टेंशन निकालनी है तो वो मिड पॉइंट वाली टेंशन जो कि डिफरेंट होगी इस पॉइंट और इस पॉइंट से, वो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर अपीयर होगी वो टेंशन तभी तो उसकी इक्वेशंस बनेंगी, और इक्वेशंस बनेंगी तभी वो सॉल्व होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएं सच दैट मिड पॉइंट वाली टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम में अपीयर हो, वो अपीयर होगी तभी सॉल्व हो पाएगी। तो फंडा क्या है इसका, यहाँ पे फंडा ये है कि जिस पॉइंट पे तुमसे टेंशन पूछी जाती है, मास वाली रस्सी में जिस पॉइंट पे टेंशन पूछी जाती है उस पॉइंट से मन ही मन सिस्टम को कट कर दो। ठीक है, मतलब एम पॉइंट से मन ही मन सिस्टम को ऐसे कट कर दिया हमने। ऐसे कट करने से फायदा क्या होगा, जो दो टुकड़े बनेंगे सिस्टम के, उन दो टुकड़ों के फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो एम पॉइंट पे क्योंकि कट कर चुके हैं हम, तो एम पॉइंट वाली टेंशन अपीयर हो जाएगी, क्योंकि इस एम पॉइंट पे ये नीचे वाला हिस्सा सिस्टम का कुछ फोर्स लगा रहा होगा ऊपर वाले हिस्से पे, और ऊपर वाला हिस्सा सिस्टम का नीचे वाले हिस्से पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और उसी को क्या बोलेंगे, टेंशन एट मिडिल पॉइंट एम। तो वो अपीयर होगी फ्री बॉडी डायग्राम में। तो यहां पे डायग्राम में किसके बना रहा हूं, 15 kg का अलग, 5 kg का अलग और रस्सी का अलग, ये नहीं बना रहा। 15 kg प्लस आधी रस्सी का अलग, नीचे वाली आधी रस्सी और 5 kg का अलग। ठीक है, तो देखो 15 kg प्लस आधी रस्सी। ठीक है, सिस्टम को इस तरह से दो टुकड़ों में तोड़ा मैंने, 15 kg आधी रस्सी, 5 kg आधी रस्सी। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले का बनाते हैं। एक एफ फोर्स तो एक्सटर्नली लगाया जा रहा है, कोई बंदा लगा रहा होगा। यहाँ पे जो एम पॉइंट है, एम पॉइंट पे टेंशन लग रही होगी टी एट एम पॉइंट। ठीक है, इसी टेंशन में हमें इंटरेस्ट है क्योंकि बाकी किसी पॉइंट की टेंशन पूछी नहीं गई थी। अगर तुमसे इस ए पॉइंट पे टेंशन पूछते तो हम 15 kg का अकेले का एफबीडी बनाते ताकि ए पॉइंट की टेंशन एफबीडी में अपीयर हो। सिमिलरली अगर इस बी पॉइंट पे टेंशन पूछी गई होती तो बी पॉइंट के नीचे और बी पॉइंट के ऊपर इन दो का एफबीडी बनाते। आई होप क्लियर होंगी चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो टीएम, इसके अलावा 15 kg प्लस ये आधी रस्सी, तो पूरी रस्सी का मास 1 kg है, तो आधी रस्सी का मास हो गया 0.5 kg। तो ये जो 15.5 kg का जो मास है इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा 15.5 g। ठीक है, जी को मैं 10 ले रहा हूं, लिखा भी हुआ है, तो 15.5 इंटू जी 155 हो जाएगा। और नीचे का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, वही टेंशन एट एम पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ पुलिंग फोर्स, इसके अलावा वही 0.5 kg की आधी रस्सी है, 5 kg का ब्लॉक है, तो ये हो गया 5.5 kg या 5.5 kg, 5.5 kg इंटू जी इंटू 10, 55 न्यूटन का इसका वेट हो गया। तो ये हो गए एफबीडी, दो अलग अलग एफबीडी। ठीक है, इस एफबीडी में भी एक्सलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, स्टेप 2 कर रहा हूं। एफबीडी बनाया स्टेप 1, स्टेप 2 एक्सलरेशन के बारे में सोचा। एक्सलरेशन जिसकी वैल्यू हमें ऐसा यूनिट्स में 1 के बराबर दे रखी है। करना क्या है, फिर से वही काम, स्टेप 3, ऊपर वाले टुकड़े के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में बना देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए देखो ऊपर वाला जो टुकड़ा था इसके लिए ऊपर की तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिख रहा हूं, नेट फोर्स, ये हो गया नेट फोर्स, डाउन वाले फोर्सेस नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, इज इक्वल टू सिस्टम, इसका मास ये है 15.5, 15 मत लिख देना ऐसे, आधा केजी का जो रस्सी है वो भी इंक्लूडेड है इस सिस्टम में। तो 15.5 kg इंटू एक्सलरेशन इज 1। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन बनी। सिमिलरली ऐसी ही इक्वेशन नीचे वाले हिस्से की, तो नीचे वाले में नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, टेंशन एट एम पॉइंट माइनस 55, ये हो गया नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इज इक्वल टू इस सिस्टम का मास है 5.5 किलो इंटू एक्सलरेशन है 1, अपवर्ड ही है। तो दो इक्वेशंस एंड दो वेरिएबल्स टीएम एंड एफ। टीएम तो यहीं से सॉल्व हो गया नीचे वाले डायग्राम से ही, मिडल पॉइंट पे जो टेंशन है वो यहां से सॉल्व हो रही है, वो बन रही है 60.5 न्यूटन्स की। तो दिस इज द आंसर फॉर टेंशन एट द मिडल पॉइंट, 60.5 न्यूटन्स। और इस टेंशन को उठा के अगर हम ऊपर डाल दें पहली इक्वेशन में, तो यहां से अपने पास एफ की वैल्यू भी सॉल्व हो रही है, एफ बन रहा है 231 न्यूटन्स। आई होप क्लियर होगा। अगर सोचो मान लो कोई टेंशन का सवाल ना होता है, यहाँ पे केवल एफ का ही क्वेश्चन होता कि बस एफ बता दो, तो एफ बताने के लिए हमें ये एम पे भी दो टुकड़े नहीं करने पड़ते, हम इस पूरे के पूरे सिस्टम का मतलब 15 kg
प्लस 5 kg प्लस टेंशन या प्लस रस्सी, ये सारे का कंबाइंड एफबीडी बनाते हैं, ताकि क्योंकि पूरा सिस्टम चल तो एक ही एक्सलरेशन से रहा है, एक ही एक्सलरेशन से, जब भी कॉमन एक्सलरेशन दिखे और सिस्टम के अंदर की कोई बात ना पूछी गई हो, कॉमन एक्सलरेशन से पूरा सिस्टम चल रहा है एंड सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट पे टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछी गई, तो हम पूरे सिस्टम का एफबीडी इकट्ठा बना सकते हैं, जिसमें जो आपसी इंटरनल फोर्सेस होंगे इक्वल एंड अपोजिट वाले, वो दिखेंगे ही नहीं और पूछे भी नहीं गए होंगे और सिंपली एक लाइन में आंसर फटाफट आ जाएगा। तो केवल इस एफ की वैल्यू पूछी गई होती तो हम कंबाइंड एफबीडी बनाते पूरे सिस्टम का इकट्ठा, उसमें टेंशन अपीयर नहीं होती, केवल ये एफ अपीयर होता, ये 155 और ये 55 की कॉम्बिनेशन अपीयर होती। देख लो पूरे सिस्टम का मास जो है 21 kg है, तो 210 बन जाता है, ये 155 प्लस 55 ये अपीयर होता, ये टीएम अपीयर नहीं होते। तो सिंपली हम क्या लिखते, f माइनस 210 इज इक्वल टू 21 इंटू ए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, उससे एक लाइन में अपना f की वैल्यू सॉल्व हो जाती। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, काफी पॉपुलर सवाल, एनसीईआरटी की बातें, स्कूल एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्कूल में बहुत पूछते हैं इसको। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो भी अपने को याद रखना है क्या, इसके अंदर दो ब्लॉक्स टंगे हुए हैं M1 और M2 मासेस के, और एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्मूथ पुली के ऊपर से जा रही है, जो अपनी स्टैंडर्ड अजम्पशन जिसको हमने बात की थी फ्री बॉडी डायग्राम वाली वीडियो में, पुली स्मूथ है, पुली एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। ये स्टैंडर्ड अजम्पशंस लेते हुए हमें फाइंड क्या करना है, इन मासेस की एक्सलरेशंस क्या होंगी, जो इन दोनों मासेस को कनेक्ट करने वाली रस्सी है उसमें टेंशन क्या होगी, और जो ऊपर वाली रस्सी है जो छत और पुली के बीच में बंधी हुई है उसमें टेंशन क्या होगी। ये 3 सवाल है और इन तीनों के जो आंसर्स आएंगे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उन्हें याद रखो, क्योंकि इस तरह का सिस्टम बार बार और तरह के सवालों में भी अपीयर होता रहता है। तो सबसे पहले एक्सलरेशंस के बारे में अगर हम बात करें, या स्टेप 1 अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो स्टेप 1 फ्री बॉडी डायग्राम, M1 पे मान लेते हैं ऊपर टेंशन लगी T1, नीचे इसका वेट M1G, M2 पे नीचे M2G, ऊपर टेंशन T2 मानने की जरूरत नहीं है, T1 सोच के देखो, एक ही रस्सी है, M1 और M2 के बीच में ये पूरी एक ही रस्सी है, स्मूथ पुली के ऊपर से जा रही है, तो टेंशन पूरी रस्सी में सेम रहेगी। तो M1 का एफबीडी हो गया, M2 का एफबीडी हो गया, पुली का भी बना लेते हैं। पुली पे नीचे T1 यहाँ, नीचे T1 यहाँ, और ऊपर की तरफ ये जो रस्सी है जो छत और पुली के बीच में, ये डिफरेंट रस्सी है, डिफरेंट रस्सी होने की वजह से डिफरेंट टेंशन। तो अपने पास 3 फ्री बॉडी डायग्राम हो गए, एक ये वाला पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, एक ये वाला डायग्राम M1 का, और एक ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम M2 का। ठीक है, 3 फ्री बॉडी डायग्राम है। एक्सलरेशंस के बारे में सोच लेते हैं अब, स्टेप 2 अपना। एक्सलरेशन के बारे में अगर हम सोचें तो M1 मास, अब पता नहीं कौन सा मास भारी है कौन सा हल्का है, हमें तो आइडिया है नहीं, तो किसी एक मास को हम ऊपर की तरफ जाता हुआ मान लेते हैं, दूसरे मास को नीचे की तरफ जाता हुआ मान लेते हैं। तो यहाँ पे फंडा क्या है, या कॉमन सेंस भी बोल सकते हो कि अगर ये M2 ऊपर की तरफ जा रहा है मान लो A एक्सलरेशन से, तो M1 जो है वो नीचे की तरफ जाएगा A एक्सलरेशन से। ऐसा क्यों? सोच के देखो, अगर इनकी डिस्प्लेसमेंट्स वेलोसिटीज सेम नहीं हुई, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एज वेल एज एक्सलरेशन अगर सेम नहीं हुई इन दोनों ब्लॉक्स की, सेम इन द मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शंस ऑपोजिट, तो अगर वो सेम नहीं हुई तो रस्सी सोचो टूट जाएगी या ढीली पड़ जाएगी। सोच के देखो, जैसे M1 मान लो ज्यादा तेजी से नीचे आ रहा है, M2 कम तेजी से ऊपर जा रहा है, तो रस्सी टूट जाएगी, रस्सी एक्सटेंसिबल है नहीं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम रस्सी को टूटता हुआ अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर M1 मान लो धीरे आ रहा है, M2 ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है, तो रस्सी, इस साइड की रस्सी जो है वो ढीली पड़ना शुरू हो जाएगी। अगेन वो हो नहीं सकता जब तक ग्रेविटी जिंदा है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही, तो वेट्स की वजह से ही ये सिस्टम में मोशन आने की शुरुआत हुई है। तो ना रस्सी ढीली पड़ सकती है ना रस्सी टूट सकती है, तो दोनों की एक्सलरेशंस, वेलोसिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट्स सब कुछ इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो और पुली के लिए, पुली की तो एक्सलरेशन 0 ही है, सिंपल है क्योंकि छत से बंधी हुई है। तो तीनों की अब हैंस इक्वेशन लिख देते हैं। स्टेप 1 एफबीडी, स्टेप 2 एक्सलरेशंस के बारे में सोचना है, स्टेप 3 इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन पुली के लिए लिख रहा हूं मैं। पुली के लिए अगर लिखें तो पुली नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन है T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू, पुली का मास 0 है, एक्सलरेशन भी 0 है, तो 0 इंटू 0 0। तो पुली इज 2, पुली की इक्वेशन क्या बन रही है, T2 इज इक्वल टू 2T1। दूसरी इक्वेशन,
M1 ब्लॉक के लिए लिख देते हैं। M1 ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी एक्सलरेशन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलरेशन है तो डाउनवर्ड को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं। तो डाउनवर्ड में m1g माइनस t1 ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका m1 इनटू इसकी एक्सलरेशन a। ठीक है, यहां पे कई बच्चे बोलते हैं सर डाउनवर्ड को क्यों एक्स एक्सिस माना, तो कहीं भी मान लो यार तुम। देखो ऊपर अगर एक्स एक्सिस मानोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, t1 माइनस m1g, मतलब लेफ्ट साइड में एक माइनस साइन अपीयर हो जाएगा और m1 इंटू ए की जगह हमें m1 इंटू माइनस ए लिखना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर तुमने अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया तो यहाँ पे माइनस ए लिखोगे ना इस ए की जगह, तो ओवरऑल क्या हुआ, पूरी इक्वेशन दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गई, रही तो वही इक्वेशन। तो तुम्हारी इच्छा है तुम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान सकते हो, बट बेटर क्या है जिस साइड एक्सलरेशन दे रखी है उस साइड काम करो, उस चीज को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानो, चीजें आसान रहेंगी, एक ही फंडा रहेगा। तीसरी इक्वेशन m2 के लिए, m2 के लिए एक्सलरेशन अपवर्ड है तो अपवर्ड वाला फोर्स पॉजिटिव, t1 को पॉजिटिव लेंगे, m2g को नेगेटिव लेंगे, t1 माइनस m2g इज इक्वल टू ये मास m2 इनटू इसकी एक्सलरेशन a। ठीक, तो इक्वेशंस 3 बन गई। वेरिएबल्स की भी गिनती गिन लो, कितने वेरिएबल्स हैं, t1 t2 एंड a, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन पे फोकस करें तो इन दोनों इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल है। देखो इन दोनों इक्वेशंस में सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में t1 वेरिएबल है और एक a वेरिएबल है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूं। इन दोनों सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो t1 की टर्म मुझे कटती हुई नजर आ रही है, ये बन रहा है m1g माइनस m2g, मतलब m1 माइनस m2 होल इंटू जी इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, m1 प्लस m2 इंटू a। यहां से a की वैल्यू अपनी फटाफट सॉल्व हो गई। तो देयरफॉर एक्सलरेशन जो है सिस्टम की या एक ब्लॉक की ऊपर और दूसरे की नीचे, उसका फॉर्मूला बन के आ रहा है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज द आंसर, जिसको याद भी रखना है। ठीक है, मतलब खासकर मेडिकल वाले बच्चे तो इसको याद रख ही लो, उनके डायरेक्टली है ना डाटाबेस क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के नीट एग्जाम्स में, एम्स के अंदर भी, क्योंकि उनका पेपर होता है लेंदी, 45 सवाल होते हैं और छोटे छोटे सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो इस चीज़ को याद रख लो मेडिकल वाले बच्चे स्पेशली। जेई मेंस और जेई एडवांस्ड में इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं है, इसके जैसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है जिसमें हमें यही काम दोबारा करना होगा। ठीक है, तो एक्सलरेशन, आप इस एक्सलरेशन को थोड़ा सा एनालाइज कर लो। देखो ये एक्सलरेशन पॉजिटिव बन रही है अगर m1 m2 से बड़ा हो, अगर m1 m2 से बड़ा है तो एक्सलरेशन पॉजिटिव बन रही है, और अगर m1 m2 से छोटा है तो एक्सलरेशन नेगेटिव बन रही है। एक्सलरेशन नेगेटिव बनने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में हमने एक्सलरेशन मानी थी उसके ऑपोजिट। अब चेक भी कर लेते हैं इसको, अगर m1 छोटा है m2 से तो एक्सलरेशन नेगेटिव बन रही है, मतलब अगर ये हल्का है, m1 अगर हल्का है तो ये ऊपर जाएगा और m2 भारी है तो ये नीचे जाएगा। तो सिंपल रूल क्या हुआ कि जो भारी होता है वो नीचे जाता है, इस तरह के सिंपल वाले पुली ब्लॉक सिस्टम में। हाँ, लेकिन चीज़ें अड़ जाती हैं अगर बहुत सारी पुलियां, बहुत सारे ब्लॉक्स लगा के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम बना रखा है पुली ब्लॉक सिस्टम, तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भारी वाली चीज़ भी ऊपर जा सकती है, तो कैसा भी सिचुएशन आ सकती है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंस्ट्रेन्ड मोशन के अंदर। अभी के लिए एक सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम था ये। तो एक्सलरेशन अपनी सॉल्व हो गई, दोनों मासेस की इक्वल एंड अपोजिट एक्सलरेशन है, याद रखना है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। टेंशन की वैल्यू T1 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी किसी भी सेकेंड या थर्ड में से किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट कर दें अगर हम, तो T1 सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को उठा रहा हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 टेंशन की वैल्यू क्या है, T1 इज इक्वल टू m1g माइनस m1a। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, T1 इज इक्वल टू m1g माइनस m1a, m1a लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहां से ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है m1g माइनस m1 इंटू ए क्या है, ये पूरी चीज, इस पूरी चीज को उठा के यहां डाल रहा हूं। a की वैल्यू बन रही है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल इंटू जी। ठीक है, इन दोनों में से m1 इंटू जी कॉमन आ रहा है, m1 इंटू जी को कॉमन रखा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं m1 प्लस m2 का, तो इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है, m1 वाली टर्म कटती हुई नजर आ रही है और ये बन गया m2 माइनस माइनस m2 दैट इज 2m2। तो टेंशन T1 जो है सॉल्व होके बन रही है, टेंशन T1 इज इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द
टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द ब्लॉक्स। ठीक है, इसको भी याद रख लो। अगेन डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चन कभी आया तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जो ब्लॉक्स के बीच में जो रस्सी थी जिसमें हमने T1 टेंशन मानी थी, ये वाली रस्सी, इसकी टेंशन की वैल्यू है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। और जो ये ऊपर वाली रस्सी है छत और पुली के बीच में जो बंधी हुई है, इसमें टेंशन कितनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन से बोल सकते हैं। T2 जो है वो डबल ऑफ T1 है, 2 टाइम्स T1 है, तो T2 भी आ गया इसका डबल, दैट इज 4m1 m2g। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इतना तो सोच ही सकते हो, एग्जाम में बैठे हो तब भी। T1 याद रखो और एक्सलरेशन याद रखो, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने पे फटाफट कर पाए, दोबारा इक्वेशंस ना बनानी पड़े। तो आई होप क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो देखो ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल पे बेस्ड है। पुली ब्लॉक सिस्टम है, वही सिंपल वाला पुली ब्लॉक सिस्टम, लेकिन इसमें पंगा क्या डाल दिया, दो केसेस बना दिए। एक 3m वाला जो मास है, इसकी जगह इसके वेट जितना फोर्स अगर लगाया जाए, ग्रेविटी 3m पे कितना फोर्स लगा रही है, 3mg। तो अगर हम 3mg का फोर्स डायरेक्टली रस्सी पे ही लगा दें तो क्या कुछ अंतर पड़ेगा, क्या कुछ डिफरेंस आएगा? लेट्स सी। इन दोनों केसेस में हमें कंपेयर क्या करना है, ब्लॉक ऑफ मास m की एक्सलरेशन किस केस में ज्यादा होगी, हायर एक्सलरेशन किस केस में है, वो हमें बतानी। तो मान लेते हैं फर्स्ट केस में ब्लॉक m ऊपर जा रहा है a1 एक्सलरेशन से, ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा, 3m वाला भारी है तो वो नीचे जाएगा a1 एक्सलरेशन से, और ब्लॉक m ऊपर जाएगा। और दूसरे वाले केस में m की एक्सलरेशन मान लेते हैं a2 है, दूसरा ब्लॉक तो गायब ही हो गया। तो केस 1 में पूरा सॉल्व करने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूला रट चुके हैं। तो एक्सलरेशन a1 को क्या लिखेंगे, दोनों मासेस का डिफरेंस अपॉन दोनों मासेस की एडिशन, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल इंटू g। तो ये बन रहा है 2m अपॉन 4m इंटू g, दैट इज g बाई 2। तो फर्स्ट केस में तो सिंपल है, एक्सलरेशन g बाई 2 की है। दूसरे वाले केस में ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। देखो इसका फॉर्मूला बनाना भी बहुत सिंपल है। क्यों? जितना फोर्स कोई बंदा रस्सी पे लगाएगा, मान लो रस्सी के इस पॉइंट पे कोई बंदे ने 3mg का फोर्स लगाया, तो रस्सी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस बंदे पे भी लगाएगी, यही F फोर्स, यही 3mg का फोर्स उस बंदे पे भी लगेगा, और उसी को अपन टेंशन कहते हैं। जो रस्सी जो फोर्स लगाती है किसी भी चीज पे, उसी को टेंशन कहते हैं। मतलब यही टेंशन है, रस्सी के अंदर टेंशन कितनी आ जाएगी, 3mg की टेंशन आ जाएगी। तो 3mg की टेंशन आ जाएगी तो वही टेंशन 3mg की इस m पे लगेगी इस तरह से। ये T जो है ये सिंपली इस F के बराबर हो गया 3mg। इसके अलावा इस m का खुद का जो वेट था mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो इस डायग्राम में केस 2 के अंदर, केस 2 में न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बना रहा हूं। ऊपर की तरफ T की वैल्यू है 3mg माइनस नीचे की तरफ जो वेट है mg, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन a2। तो यहां से a2 की वैल्यू सॉल्व होके आ रही है 2g। तो आंसर क्या होगा, किस केस में एक्सलरेशन ज्यादा हुई, दैट इज केस 2। केस 2 इज अवर आंसर। ये पूछा गया था, 2g की एक्सलरेशन है केस 2 में, एंड केस 1 में ओनली g बाई 2 की एक्सलरेशन थी। तो आई होप क्लियर होगा, बेसिक एक क्वेश्चन, मेडिकल लेवल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9 था ये। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखो फिर से वही पुली ब्लॉक सिस्टम आ गया जिसका हमने फॉर्मूला रटा है। दो मासेज हैं यहाँ पे, एक रॉड है 2m मास की, एक बॉल है छोटी सी m मास की, और वही स्मूथ पुली के ऊपर से हैंग हो रहे हैं दोनों। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन बॉल इज नियर द बॉटम ऑफ द रॉड। ठीक है, तो इनिशियली ये जो बॉल है ये इस बॉटम ऑफ द रॉड को B पॉइंट बोल देते हैं, टॉप ऑफ द रॉड को A पॉइंट बोल देते हैं। तो इनिशियली ये बॉल B पॉइंट के एडजेसेंट है। जैसे सिस्टम को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, सोचो, ये रॉड नीचे जाएगी क्योंकि भारी है तो A एक्सलरेशन से नीचे जाएगी, बॉल हल्की है तो A एक्सलरेशन से ऊपर जाएगी। तो ये बॉल ऊपर पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर बाद A पॉइंट के पास पहुंचेगी। बताना है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पे सवाल है, मतलब काइनेमैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। एक्सलरेशन की जरूरत है हमें, तो वो न्यूटन सेकंड लॉ बताएगा। तो एक्सलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ लगाने की लोड नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूला रट चुके हैं। तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ मासेस अपॉन एडिशन ऑफ मासेस होल इनटू g। ये बन रहा है g बाई 3 की एक्सलरेशन से ये दोनों चीजें इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये एक्सलरेशन आ गई। अब देखो रॉड भी मूव कर रही है, बॉल भी मूव कर रही है। बॉल को दूसरे किनारे तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ये हमारा सवाल है। तो एक तरीका ये है कि रॉड की भी इक्वेशन लिखो, बॉल की भी इक्वेशन लिखो, इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट मान लो नीचे की तरफ x
और बॉल की कुछ L माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिलके ये L लेंथ ट्रेवल करनी है। दोनों की इक्वेशन लिख के भी हम काम को कर सकते हैं, लेकिन याद करो रिलेटिव मोशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब भी दो चीजें मूव कर रही हो, काइनेमेटिक्स का सवाल हो, टाइम निकालना हो या कुछ और निकालना हो, तो हम रिलेटिव मोशन का सहारा लेंगे। कैसे? देखो, विद रिस्पेक्ट टू किसी भी एक के रिस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू रॉड एक नया डायग्राम बनाते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू रॉड, ये रॉड खुद रेस्ट पे आ जाएगी। रॉड रेस्ट पे आ गई, ये ए पॉइंट रॉड का, ये बी पॉइंट रॉड का, और ये रॉड हो गई अपने आप के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। और बॉल जो है, यहां पे जो बॉल है, वो बॉल की एक्सलरेशन कितनी हो जाएगी? एक्सलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉड वो हो जाएगी ए बॉल माइनस ए रॉड। ए बॉल कितनी है? ऊपर की तरफ ए, माइनस ए रॉड कितनी है? नीचे की तरफ ए है, मतलब माइनस ए है। तो एक्सलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉड कितनी होगी? 2a। 2a का मतलब a तो हम सॉल्व कर चुके हैं, 2g/3, मतलब रॉड के रिस्पेक्ट में अकेली बॉल मूव कर रही है 2g/3 की एक्सलरेशन से, और इस बॉल को पहुंचना कहां है? a पॉइंट के पास पहुंचना है। a पॉइंट कितना दूर है? l डिस्टेंस दूर है। तो हम बोल सकते हैं हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें एक्सलरेशन पता है रिलेटिव, और हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉड क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0। यू बॉल भी 0 है इनिशियली, और यू रॉड भी 0 है, ठीक है। और ये L क्या हो जाएगा? ये L है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉड। तो हमें U, A और S पता है, रिलेटिव मोशन में T पूछा गया है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा रहे हैं। SBR इज इक्वल टू UBR, B का मतलब बॉल, R का मतलब रॉड, UT प्लस हाफ इंटू रिलेटिव एक्सलरेशन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होता न्यूटन की मैकेनिक्स में। तो यहां से UBR की वैल्यू तो 0 ही है, ये तो उड़ ही गया, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू L दे रखी है, हाफ इंटू एक्सलरेशन रिलेटिव वाली जो है वो g/3 नहीं 2g/3 है, ये सिली मिस्टेक मत करना, इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम सॉल्व हो गया अपना, आंसर इज 3L/g का रूट, ठीक है। एक 2 का फैक्टर उड़ गया। 3L/g इतने टाइम में बॉल जो है वो दूसरे किनारे के पास पहुंच जाएगी, टॉप किनारे के पास। दैट इज द आंसर। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11। 2 ब्लॉक्स हैं रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन अ स्मूथ वेज। वेज वाले सवाल शुरू हो गए। फिक्स्ड वेज है, 2 ब्लॉक्स उस पर पड़े हुए हैं, एक 5 kg का, एक 4 kg का। बताना है दोनों की एक्सलरेशंस कितनी होंगी एंड फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो पुली है, पुली के ऊपर से रस्सी गुजर रही है, रस्सी पुली पे कितना फोर्स लगाएगी। अब पुली ओवरऑल है तो रेस्ट पे, लेकिन उस पे सिर्फ रस्सी की वजह से फोर्स पूछा है, टोटल फोर्स नहीं पूछा। अगर कोई पूछता टोटल फोर्स ऑन पुली बताओ तो 0 ही है ऑब्वियसली, क्योंकि फिक्स्ड रेस्ट पे वेज भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा पुली पे, रस्सी भी कुछ फोर्स लगा रही होगी, मिला मिलू के 0 बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ रस्सी की वजह से पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 5 kg वाले का स्टेप 1 अपना वही FBD बना रहे हैं। 5 kg वाले में mg नीचे की तरफ लगेगा, तो ये नीचे की तरफ के 2 कंपोनेंट्स करके बना रहा हूं। इंक्लाइन प्लेन वाले जब भी सवाल आए, 2 कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं हमें, एक इंक्लाइन के अलोंग, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मतलब एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ऐसे 2 कंपोनेंट्स हम ब्रेक करके चलेंगे, ताकि, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सलरेशन जो भी होनी है वो तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही होनी है। तो एक्सलरेशन वाली डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान के चलता हूं, तो इसका मतलब कंपोनेंट्स मुझे इंक्लाइन के अलोंग एंड इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लेने हैं। तो mg वाला फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ये एंगल कुछ थीटा 37 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल 37 हो जाएगा, ठीक है। तो mg का cos 37 इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, मतलब ये हो गया 5g cos 37, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, mg का sin 37 इस तरह से, मतलब 5g sin 37 डिग्री इस तरह से। एक नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन के सरफेस की वजह से N1 बोल देते हैं, एक टेंशन का फोर्स इस तरह से, ठीक है। 4 kg वाले के लिए टेंशन का फोर्स ऐसे अलोंग द इंक्लाइन, और वही इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। ध्यान से, बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं। 4g sin 53, यहां की स्लोप 53 डिग्री है, और सिमिलरली यहां पे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट 4g
cos 53 डिग्री। ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन 4 kg वाले पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा होगा, मान लेते हैं N2। और पुली पे हमें सारे फोर्सेस नहीं बताने, हमें केवल टेंशन का फोर्स निकालना है। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे इनकम्प्लीट है, केवल टेंशन के फोर्सेस यहाँ शो कर रहा हूँ, ये T और ये T, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो दीज आर अवर फ्री बॉडी डायग्राम्स। ठीक है, एक्सलरेशन स्टेप 2 अपना एक्सलरेशन के बारे में सोचना है। अब एक्सलरेशन के बारे में हम ये बोलेंगे कि देखो दोनों मासेस अगर इक्वल होते तो जहां ज्यादा स्लोप, जहां देखो यहाँ 53 डिग्री वाले की स्लोप ज्यादा है तो ये नीचे जाता, अगर दोनों मासेस इक्वल होते तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाता, और अगर दोनों साइड स्लोप्स सेम होती तो हैवियर वाला ब्लॉक नीचे जाता, अगर दोनों साइड एंगल सेम होता तो 5 kg वाला नीचे जाता। लेकिन एक साइड स्लोप ज्यादा है, एक साइड एंगल ज्यादा है, तो हम कॉमन सेंस से कुछ फील नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ पे तो कहीं भी मान लो, देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को, कहीं भी एक्सलरेशन अपन मान सकते हैं। अगर वो नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब है हमारी मानी गई डायरेक्शन के ऑपोजिट। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 5 kg भारी है, क्या पता यही नीचे जा रहा हो, तो 5 kg वाले की एक्सलरेशन a मान लेते हैं डाउन डायरेक्शन में, डाउन द इंक्लाइन, एंड 4 kg वाले की अप द इंक्लाइन a मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टेप 2। एक्सलरेशन हो सकता है नेगेटिव आ जाए, मुझे भी नहीं पता क्या आएगी। ठीक है, स्टेप 2 अपना हो गया। स्टेप 3 न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बना देते हैं। तो 5 kg वाले के लिए डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख रहा हूं, तो ये बन रहा है 5g sin 37 डिग्री, डाउन द इंक्लाइन है, माइनस टेंशन का फोर्स अप द इंक्लाइन है, इज इक्वल टू इसका मास 5 इंटू ए। यहां से बन रहा है sin 37 होता है 3/5, 3/5 इंटू 50, ये हो गया 30, तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू 5। ये होगी 5 kg वाले की इक्वेशन। 4 kg वाले की इक्वेशन बन रही है, इसकी अप द इंक्लाइन हमने एक्सलरेशन मानी है, तो अप द इंक्लाइन वाला फोर्स पॉजिटिव, टी माइनस 4g sin 53, क्योंकि वो डाउन द इंक्लाइन है तो माइनस साइन, इज इक्वल टू इसका मास 4 इंटू ए। ये बन रहा है टी माइनस साइन 53 होता है 4/5, 4/5 इंटू 4g का मतलब 40, तो 4/5 इंटू 40 इज 32, तो t माइनस 32 इज इक्वल टू 4a। तो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स t एंड a यहां से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोनों को जल्दी सॉल्व करने के लिए ऐड कर रहा हूं, ऐड करते ये बन रहा है 30 माइनस 32 मतलब -2 इज इक्वल टू 5a प्लस 4a मतलब 9a। तो यहां से अपनी एक्सलरेशन सॉल्व हो गई। एक्सलरेशन आ रही है -2/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस साइन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सलरेशन की डायरेक्शन हमने मानी थी उसके ऑपोजिट, मतलब 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, हल्के वाला ब्लॉक यहां नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां स्लोप ज्यादा है, और 5 kg वाला ब्लॉक ऊपर आ रहा है, वहां पे स्लोप कम है, 37 डिग्री की ही स्लोप है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ये एक्सलरेशन अपना आ गया आंसर। माइनस साइन का मतलब ऑपोजिट टू अवर अज्यूम्ड डायरेक्शंस। एंड फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग बताना है, मतलब टेंशन, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बताना है, ये टी और ये टी पुली पे जो लग रहे हैं। तो इन दोनों टी का वेक्टर एडिशन करनी है हमें। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा वो सोच लो, ये 37 है, ये 53 है, 37 प्लस 53 इज 90, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है, एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए ट्राइंगल लॉ वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2tt cos 90। तो cos 90 की वजह से तीसरी टर्म तो उड़ी गई, बचा क्या, रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग इज रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दैट इज t√2। ठीक है, तो t√2 का फोर्स, उसका अब t कितना है वो भी सोचना होगा। t कैसे निकलेगा, यहां से इन्हीं दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठा लो, a तो अपना ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है तो t भी आ जाएगा। जैसे इस फर्स्ट इक्वेशन से देखो t की वैल्यू कितनी बन रही है, फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक 30 माइनस 5a। ठीक है, 30 माइनस 5a वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, 30 माइनस 5a इंटू √2, और a अपना सॉल्व हो चुका है, दैट इज -2/9, तो ये बन रहा है 30 माइनस a इज -2/9, माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएंगे ये, और होल इंटू √2, दिस इज कमिंग आउट टू बी 280/9 इंटू √2। इतने न्यूटन्स की टेंशन नेट फोर्स पुली पे लगेगा स्ट्रिंग की वजह से। आई होप क्लियर होगी चीजें, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज लाइट। वही स्टैंडर्ड असम्पशंस अपनी यहां भी वैलिड है। बताना है ब्लॉक की एक्सलरेशन, m मास की एक्सलरेशन, वेज की मतलब 3m मास की एक्सलरेशन,
इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी ये निकालना है, और कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू ग्राउंड, ग्राउंड की वजह से यहाँ पे वेज पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो वही अगेन पूरा एनालिसिस है, सिमिलर तरह के सवाल हैं, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, क्योंकि अगर पुराने सारे समझ में आ चुके हैं तो ये भी हो जाएगा आराम से। स्टेप 1 एफबीडी बना रहे हैं, स्टेप 2 एक्सलरेशंस के बारे में सोचेंगे, स्टेप 3 न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस बनाएंगे सभी दिशाओं में अलग अलग। स्टार्ट करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले इस एम मास का एफबीडी देखो, इस एम मास में वही थीटा एंगल की स्लोप पे रखा हुआ है, थीटा एंगल के इंक्लाइन पे रखा हुआ है। तो mg के दो कंपोनेंट्स बना रहा हूं मैं, जैसे पिछले सवाल में सिखाया, mg के दो कंपोनेंट। याद ही रख लो इस चीज को कि mg का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो अलोंग द इंक्लाइन आता है, अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है तो। ठीक है, तो mg का साइन थीटा कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, mg का कॉस थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन, वेज की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, उसे n1 बोल देते हैं, और बस और कोई फोर्स नहीं, यही फोर्सेस हैं ब्लॉक पे। वेज का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या बनेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन वेज ने लगाई ब्लॉक पे, ये n1, यही n1 इक्वल एंड अपोजिट होके वेज पे लगेगी। इसके अलावा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है इस वेज का, तो ग्राउंड की वजह से एक n2 नॉर्मल रिएक्शन वेज पे लगेगी। रस्सी भी बंधी हुई है, रस्सी की वजह से टेंशन का फोर्स लगेगा T, और एक इसका खुद का वेट है 3 mg। कोई भी फोर्स मिस नहीं होना चाहिए, किसी की भी डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, तभी इक्वेशन सही बनेगी। मतलब एक भी स्टेप में अगर तुमने सिल्ली मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन में 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपने फोर्सेस हो गए। अच्छा, वेज के लिए मैंने इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट्स नहीं किए, क्यों? मैं कंपोनेंट्स किस दिशा में करता हूं, जिस दिशा में मोशन होनी है या एक्सलरेशन आनी है। तो देखो, क्या ये वेज कहीं जाएगा? ये वेज अगर खाली पड़ा होता, ना रस्सी बंधी होती, ना ब्लॉक रखा होता, तो ऑब्वियसली ये 3 mg और n2 ही होते बस, और ये इसको कहीं नहीं ले जाते, ना लेफ्ट ना राइट। जैसे ही ब्लॉक रखा हमने तो ये n1 जिंदा हो गया, ब्लॉक रखते ही n1 जिंदा हुआ। इस n1 के एक कंपोनेंट ने वेज को राइट साइड में ले जाना चाहा, बट रस्सी बोली ना, रस्सी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, उसने टेंशन का लेफ्ट साइड में फोर्स लगा के उसको मूव करने से रोक लिया। तो एक्सलरेशन ऑफ वेज हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे। ठीक है, एक्सलरेशन ऑफ वेज जो है वो 0 है। ठीक है, कहीं नहीं जा सकता क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं जा सकता वो। देखो, अगर लेफ्ट साइड गया, लेफ्ट साइड कौन ले जाएगा पहले ये सोचते हैं। अगर वेज लेफ्ट साइड गया तो किसकी वजह से जाएगा? टेंशन की वजह से जाएगा, क्योंकि n1 का तो राइट कंपोनेंट है, वो तो लेफ्ट लेके जाएगा नहीं। तो वेज अगर लेफ्ट गया तो टेंशन की वजह से जाएगा, और अगर लेफ्ट गया तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, टेंशन ही गायब हो जाएगी। तो जिस वजह से उसको लेफ्ट जाना था वो वजह ही गायब हो जाएगी लेफ्ट जाने पे। तो इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब लेफ्ट वो नहीं जा सकता। राइट इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि रस्सी बंधी हुई है, तो कहीं नहीं जाएगा। वेज की एक्सलरेशन 0 है, और ब्लॉक की वेज क्योंकि मूव नहीं कर रहा, तो ब्लॉक सिंपली नीचे पे चलता हुआ आएगा। ब्लॉक की एक्सलरेशन डाउन डायरेक्शन में a मान लेते हैं। तो एक आंसर तो अपना फ्री में ही आ गया, देखो सोचने से ही आ गया। एक्सलरेशन ऑफ वेज इज इक्वल टू 0, दिस इज अवर आंसर नंबर 2। ठीक है, और इसकी एक्सलरेशन, ब्लॉक की एक्सलरेशन हमें निकालनी है, a मान ली। तो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक के लिए सबसे पहले डाउन द इंक्लाइन एक्सलरेशन है, तो डाउन द इंक्लाइन को हमने मन ही मन एक्स एक्सिस मान लिया। डाउन द इंक्लाइन a की फोर्स है mg साइन थीटा को का, तो फर्स्ट इक्वेशन ब्लॉक के लिए mg साइन थीटा इज इक्वल टू m है। यहां से a भी सॉल्व हो गया बहुत ही जल्दी, a इज इक्वल टू g साइन थीटा आ गया। दिस इज आंसर नंबर 1। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है? टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछी हुई है एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मतलब वेज के डायग्राम पे आना पड़ेगा। वेज के डायग्राम में एक्सलरेशन 0 है, तो कोई भी दो अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान सकते हो, क्योंकि एक्सलरेशन 0 है, हम किस डायरेक्शन में माने तो तुम्हारी इच्छा है। तो तुम बोल सकते हो यहाँ पे टेंशन 3 mg n2, मोस्ट ऑफ दी वेक्टर्स जो हैं वो अप डाउन या लेफ्ट है, तो अपनी यूजुअल जो अपनी एक्सिस रहती है वही मान रहा हूँ। राइट साइड को एक्स एक्सिस मान लिया, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस मान लिया, एंड वेज की न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस लिख रहे हैं। उस इक्वेशंस को लिखने में n1 के कंपोनेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे वाले। तो एंगल सोच लो, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल हेंस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या n1 का वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा। तो वेज की इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे।
और एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस क्या लग रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में एक तो टी का फोर्स है लेफ्ट साइड मतलब -t, और n1 का साइन थीटा कॉम्पोनेंट है राइट साइड। लिख देते हैं n1 साइन थीटा -t इज इक्वल टू वेज का मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन 0 होने की वजह से मास इनटू एक्सलरेशन वाली टर्म हो गई 0। अच्छा, क्या ये n1 हमें पता है? n1 और कहां अपीयर हुआ था? ब्लॉक के खेल में देखो, ब्लॉक एक्सलरेशन तो हम निकाल चुके हैं, और ये जो n1 होगा ये डेफिनेटली इस mg cos थीटा को संभाल रहा होगा। सोच लो आराम से, क्योंकि ब्लॉक जो है वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो उसकी कोई मोशन है नहीं, तो n1 जो होगा वो mg cos थीटा हो जाएगा। तो n1 हमें ऑलरेडी पता है, तो यहां से t सॉल्व हो गया। टेंशन इन दी स्ट्रिंग इज mg cos थीटा sin थीटा, क्योंकि n1 की वैल्यू है स्मॉल m इंटू जी cos थीटा। ठीक है, और y डायरेक्शन में वेज के लिए अगर इक्वेशन देखें, y डायरेक्शन में इक्वेशन बात करें तो वो क्या होगा? एक n cos थीटा, n1 cos थीटा का फोर्स नीचे है, 3mg नीचे है, n2 ऊपर है। तो y डायरेक्शन में इक्वेशन बन रही है n2 माइनस 3mg माइनस n1 cos थीटा इज इक्वल टू वेज का मास इंटू वेज की एक्सलरेशन। एक्सलरेशन 0 है तो राइट साइड वाली टर्म 0 हो गई। यहां से n2 सॉल्व हो गया अपना, n2 इज कमिंग आउट टू बी 3mg प्लस n1 की वैल्यू mg cos थीटा थी, तो ये बन गया mg cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द आंसर फॉर नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड वेज। तो ये चीजें पूछी हुई थी, ये आंसर नंबर 4 एंड आंसर नंबर 3 हमने निकाल लिए। दिस इज आंसर नंबर 3, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड आंसर नंबर 4। मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बना के मैं जो इस वीडियो में करवा रहा हूँ। मतलब कोई भी 4 ऑप्शंस क्रिएट की जा सकती हैं एंड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सभी में वही काम करना है। एफबीडी बनाओ, एक्सलरेशन के बारे में सोचो, और न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बना लो। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या हो रहा है? देखो, फिर से वही पुली ब्लॉक सिस्टम आ गया। एक साइड ब्लॉक लटका हुआ है 2m मास का, दूसरी साइड एक बंदा लटका हुआ है m मास का, और ये बताना है बट फोर्स शुड बी अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द रोप सो दैट ही कैन क्लाइंब अप विद एक्सलरेशन a, ध्यान से पढ़ना, विद रिस्पेक्ट टू द रोप। इस बंदे की जो रिलेटिव एक्सलरेशन है रस्सी के रिस्पेक्ट में, वो दे रखी है a। बताना है क्या फोर्स वो रस्सी पे लगाए, रस्सी पे वो कितना फोर्स लगाए सच दैट वो ऊपर चढ़ना शुरू कर दे रस्सी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे लैंग्वेज बड़ी दिक्कत वाली है। तो मान लेते हैं बंदा जो है F फोर्स लगा रहा है रस्सी में। जितना फोर्स बंदा F लगाएगा उतनी ही टेंशन पैदा हो जाएगी रस्सी में, क्योंकि उतना ही फोर्स रस्सी वापस बंदे पे लगाएगी। तो बेसिकली रस्सी में जो फोर्स पूछा है ये फोर्स ही टेंशन इन द स्ट्रिंग है। सबसे पहली बात समझने की ये है। ठीक है, तो एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 अपना वही है, 2m मास का एफबीडी में टेंशन ऊपर, 2mg नीचे, दो ही फोर्स है छोटे से प्यारे से। बंदे के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, बंदे का mg नीचे एंड बंदे पे टेंशन का फोर्स ऊपर, यही दो फोर्स है बंदे पे, और तो कोई फोर्स है नहीं। और इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन 2m के लिए, 2m इनकी कुछ एक्सलरेशंस मान लेते हैं। एक्सलरेशंस मान लेते हैं 2m मास नीचे आ रहा है a एक्सलरेशन से। 2m की सॉरी a एक्सलरेशन तो बंदे की एक्सलरेशन दे रखी है रोप के रिस्पेक्ट में, तो 2m की एक्सलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं। लेट एक्सलरेशन ऑफ 2m जो है वो a2 है। ठीक है, और बंदे की एक्सलरेशन के बारे में भी सोचते हैं। पहले 2m की इक्वेशन लिखते हैं। 2m के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैंने a2 की एक्सलरेशन मान ली तो डाउनवर्ड वाला फोर्स पॉजिटिव, अपवर्ड वाला फोर्स नेगेटिव। इक्वेशन क्या बन रही है? 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू a2। दूसरी इक्वेशन अब बंदे के लिए लिखते हैं। फॉर पर्सन के लिए एक्सलरेशन क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन कब लगाते हैं? ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में लगा रहे होते हैं। तो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में हमें फोर्सेस पता है टी और mg, जो हमें इक्वेशन में लिखने हैं। एक्सलरेशन कौन सी लेंगे? ये वाली a एक्सलरेशन मत लेना, क्योंकि ये एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रोप है। अब सोचो, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर a2 एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है तो यहां जो रस्सी होगी, ये रस्सी भी a2 ही एक्सलरेशन से नीचे जा रही होगी, ब्लॉक के साथ बंधी हुई है, सिंपल सी बात है। तो लेफ्ट साइड में जो रस्सी होगी ये a2 एक्सलरेशन से ऊपर आ रही होगी।
मतलब एक्सलरेशन ऑफ रोप जो है वो है A2 अपवर्ड। तो पर्सन के लिए मैं क्या लिखूंगा, पर्सन के लिए मैं लिखूंगा लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन में लिख रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए T माइनस mg इज इक्वल टू मास ऑफ पर्सन इनटू एक्सलरेशन ऑफ पर्सन। एक्सलरेशन ऑफ पर्सन को क्या लिखूंगा, एक्सलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रोप जो कि हमें दे रखी है, प्लस एक्सलरेशन ऑफ रोप जो हमने मान रखी है A2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन रही है, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए बंदा ऊपर चढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोप A एक्सलरेशन से, तो ये बन गया A प्लस रोप की एक्सलरेशन, जिस साइड बंदा ऊपर चढ़ रहा है उस साइड रस्सी भी ऊपर जा रही है A2 एक्सलरेशन से। A2 कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये अपनी दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, रिलेटिव मोशन का सवाल है, टफ क्वेश्चन है थोड़ा ये, रिलेटिव मोशन के फंडे इसमें यूज हो रहे हैं। एक्सलरेशन ऑफ पर्सन लिखनी है हमें न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन में, जिसको मैंने कैसे लिखा, एक्सलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रोप प्लस ए रोप, जैसे रेन बोट रिवर मैन क्वेश्चंस में करते थे, सॉरी रेन मैन एंड रिवर बोट क्वेश्चंस में करते थे। तो ये क्या बन रहा है, वेरिएबल्स देख लो, ए हमें गिवन है यहाँ पे, ए इज नॉट अ वेरिएबल हियर। वेरिएबल्स क्या है, दो वेरिएबल है, एक तो टी और एक A2। पूछा क्या है, टी पूछा है, बट फोर्स शुड बी अप्लाइड, तो जो बंदा फोर्स लगाएगा वही टेंशन है। तो टी की वैल्यू पूछी है, मतलब हमें A2 को एलिमिनेट करना है। तो A2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं और दूसरी में डाल देते हैं ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सेकेंड इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, T माइनस mg इज इक्वल टू T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू A प्लस A2, A प्लस A2। A2 क्या है, A2 को फर्स्ट इक्वेशन से उठा के डाल रहा हूं, A2 है 2mg माइनस टी होल अपॉन 2m, 2mg माइनस टी होल अपॉन 2m। तो A2 वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो पूछा नहीं गया था, T पूछा गया होता। तो यहां से T वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बन रहा है T माइनस mg इज इक्वल टू, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सॉरी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, m इंटू ए प्लस 2mg माइनस टी होल अपॉन 2। ठीक है, ये वाला m अपॉन 2m है तो केवल 2 का फैक्टर बचेगा। अच्छा, इस t बाई 2 विद नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3t बाई 2 माइनस mg इज इक्वल टू ma प्लस ये है 2mg अपॉन 2 दैट इज mg। तो यहां से आ रहा है 3t बाई 2 इज इक्वल टू 2mg प्लस ma। ठीक है, टेंशन के अलावा बाकी सारी टर्म्स राइट साइड में फेंक दी मैंने, टेंशन यहां से सॉल्व हो गई अपनी, 4mg प्लस 2ma होल अपॉन 3। तो दिस इज अवर आंसर। अगर बंदे को ए एक्सलरेशन से ऊपर चढ़ना है, रिलेटिव ए एक्सलरेशन से अगर ऊपर चढ़ना है, तो उसे इतना फोर्स रस्सी पे लगाना होगा। दैट इज अवर आंसर। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो कि लास्ट इलस्ट्रेशन है न्यूटन सेकंड लॉ का इस वीडियो का। दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, मासेज m और 2m है और एक पुली से बंधे हुए हैं। नाउ अ टाइम वेरिंग फोर्स F इक्वल टू KT स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द पुली। ठीक है, तो पुली के ऊपर एक कोई बंदा ऊपर उठा रहा है इस पुली को, F इज इक्वल टू KT, मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, K इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब तराजू की तरह तुम फील कर सकते हो। अगर तराजू को ऊपर उठाएं, दोनों साइड अनइक्वल मासेज रखें, तो उसको हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m व्हेन 2m इज अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड। जब 2m वाला ब्लॉक ऊपर उठने वाला होगा तो m मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें सोच के बताना है। यहाँ पे पुली स्टैंडर्ड असम्पशंस हम लेके चलेंगे, रस्सी लाइट है, पुली लाइट है, पुली स्मूथ है। तो सबसे पहले स्टेप 1, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर यहाँ पे F फोर्स लग रहा है तो मान लेते हैं रस्सी में टेंशन कुछ T है, ये रस्सी में टेंशन कुछ T है, ये टेंशन T ब्लॉक पे लगी, ये टेंशन T इस 2m वाले ब्लॉक पे लगी, 2m वाले पे, इस m वाले पे एक mg, इस 2m वाले पे 2mg, और ये नीचे ग्राउंड पे भी रखे हुए हैं तो नॉर्मल रिएक्शंस भी लगेंगी। यहां से नॉर्मल रिएक्शन कुछ n1, इस 2m वाले पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ n2। तो दीज आर दी फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड ऑफ द पुली। अब क्योंकि पुली मासलेस है, क्योंकि पुली मासलेस है तो m इंटू ए वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी इसमें। तो F टोटल इज इक्वल टू m में m इंटू ए तो जीरो ही हो गया, तो m इंटू ए जीरो हो गया तो F टोटल जीरो हो गया। मतलब ये दो टेंशनें मिलके इस F को संभाल रही होंगी।
ये दो टेंशनें मिलके एफ को संभाल रही होंगी, मतलब दोनों टेंशनें F/2 होंगी। मतलब टेंशन की वैल्यू तो फ्री में ही सॉल्व हो गई, बहुत ही जल्दी ओरली ही सॉल्व हो गई पुली से। ठीक है, टेंशन इज इक्वल टू F/2 आ गया। जैसे ही टेंशन F/2 आया तो अब देखो, सोच के देखो, अब ये केवल m मास के ब्लॉक पे देखो, m मास के ब्लॉक को F/2 के फोर्स से हम ऊपर उठा रहे हैं टेंशन की मदद से। तो कब ऊपर उठेगा वो? जब F/2 उसके वजन से, उसके वेट से ज्यादा हो। ठीक है, अगर F/2 बिल्कुल mg से हल्का सा भी बड़ा हुआ तो हम बोल सकते हैं ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा और ये n1 जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही लूज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हमें यह सोचना है कि ब्लॉक M ऊपर कब उठा। तो ब्लॉक M विल स्टार्ट राइजिंग व्हेन, जो ये टेंशन है, जब टेंशन जो होगी वो ग्रेटर देन mg होगी। ठीक है, तभी नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी, तभी ब्लॉक ऊपर उठेगा। टेंशन ग्रेटर देन mg मतलब F/2 ग्रेटर देन mg, मतलब F की वैल्यू जो थी वो टाइम की टर्म्स में, स्मॉल t यहाँ पे टाइम है, k इज सम कांस्टेंट, मतलब KT/2 इज ग्रेटर देन mg। मतलब टाइम जो है, जब 2mg/k का टाइम हुआ होगा, जब 2mg/k का टाइम होगा तब ये ब्लॉक ऊपर उठना स्टार्ट करेगा और उसके बाद ऊपर उठता जाएगा, क्योंकि ये फोर्स जो है टेंशन का या F/2 का, ये बढ़ता ही जाएगा वक्त के साथ साथ। ठीक है, सिमिलरली जो 2m वाला ब्लॉक है, ये m वाले ब्लॉक की कहानी थी। ऐसे ही 2m वाले ब्लॉक की कहानी सोच सकते हैं। जब इस पे टेंशन का फोर्स 2mg से बड़ा होगा तो ये 2m वाला ब्लॉक ऊपर उठना शुरू होगा। उसको भी लिख लेते हैं एक बारी। तो ब्लॉक 2m वाला ब्लॉक कब स्टार्ट करना, राइज करना कब स्टार्ट करेगा? जब टेंशन 2mg से बड़ी होगी। टेंशन 2mg से बड़ी मतलब जब F/2 2mg से बड़ा, या ऐसे बोल दो KT/2, KT का फोर्स था टाइम की टर्म्स में, वो 2mg से बड़ा, या ऐसे बोल दो जो टाइम जो होगा वो 4mg/k से बड़ा होगा। मतलब तुम ये बोल सकते हो कि पहले 2mg/k टाइम तक तो दोनों ब्लॉक्स ग्राउंड पे पड़े रहेंगे, हम बस फोर्स लगा के उनको उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। फर्स्ट 2mg/k टाइम तक इस फोर्स की वजह से कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर 2mg/k टाइम के बाद अकेला m ब्लॉक ऊपर उठना स्टार्ट करेगा इस तरह से, क्योंकि फोर्स बढ़ चुका है, अब काफी ताकतवर बन चुका है, टाइम के बढ़ने के साथ ये फोर्स बढ़ रहा है। और जब 4mg/k का टाइम होगा तो ये वाला ब्लॉक भी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जब 2m वाला ब्लॉक इज अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये इंस्टेंट कौन सा है? जब टाइम कितना है? टाइम है 4mg/k, जो अभी अभी हमने देखा। मतलब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें फाइंड करना है ब्लॉक m की स्पीड या उसकी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4mg/k, क्योंकि 4mg/k टाइम पे 2m वाला ब्लॉक राइज करना स्टार्ट हुआ और उस इंस्टेंट पे ब्लॉक m मास वाले ब्लॉक की स्पीड पूछी गई है। तो क्या करेंगे? ब्लॉक m की जर्नी कब शुरू हुई है? इस टाइम इंस्टेंट पे शुरू हुई है। अच्छा, तो इस टाइम इंस्टेंट के बाद देखते हैं, जब इसकी जर्नी शुरू हुई है तो कौन कौन से फोर्सेस हैं। सोच के देखो, इस टाइम इंस्टेंट से पहले तो कोई मोशन ही नहीं थी, स्पीड ही नहीं थी, कहानी इसकी खत्म कर दो। इस टाइम इंस्टेंट के बाद n1 जो है वो जीरो हो चुका होगा, क्योंकि ब्लॉक तो ऊपर उठना शुरू हो चुका है, तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है नीचे ग्राउंड के साथ, तो n1 तो जीरो हो चुका होगा। उसके बाद n2, 4mg/k टाइम के बाद n2 भी जीरो हो जाएगा। तो n1 क्योंकि जीरो हो चुका है, तो ब्लॉक m के लिए नेट फोर्स कितना है? ब्लॉक m के लिए नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये टेंशन माइनस mg। तो यहां से हम मोशन की इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। F टोटल इज इक्वल टू m में लगा रहा हूं फॉर ब्लॉक m। तो ये बन रहा है F/2 टेंशन की वैल्यू माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। जहां से ब्लॉक m की एक्सलरेशन सॉल्व हो गई, वो आ रही है, f की वैल्यू डाल दो KT/2 माइनस mg होल अपॉन m। तो होल अपॉन m करेंगे तो यहां पे 2m हो जाएगा और यहां पे g हो जाएगा। तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक m आ गई है हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन कब वैलिड है? ये फंक्शन वैलिड है फॉर टाइम ग्रेटर देन 2mg/k। इस टाइम के बाद ही मोशन स्टार्ट हुई है, इस टाइम के बाद ही नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे जीरो हुई है, तो इसके बाद की ही एक्सलरेशन का ये फंक्शन हमने न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से निकाल लिया। अब पूछा क्या गया था हमसे? तो वेलोसिटी पूछी गई थी,
एक्सेलरेशन आ चुकी है, वेलोसिटी हमें निकालनी है ब्लॉक m की। ये सारी कहानी मैं ब्लॉक m के लिए लिख रहा हूँ, 2m की मोशन स्टडी नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि उसकी मोशन जब स्टार्ट हुई उस वक्त m की वेलोसिटी पूछी गई थी। तो इस एक्सेलरेशन की मदद से अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, मतलब अब हमारा दिमाग चल रहा है काइनेमैटिक्स में। तो एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी कैसे निकलती है? एक तरीका v = u + at, क्या वो लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? वेलोसिटी निकलेगी dv/dt लिख के और इंटीग्रेट करके, जैसे हमने काइनेमैटिक्स में भी क्वेश्चंस देखे थे स्टार्टिंग में, जब डेफिनेशंस पढ़ रहे थे हम काइनेमैटिक पैरामीटर्स की। तो dv/dt = kt/2m - g। तो यहां से वेलोसिटी की टर्म एक तरफ करते हैं, टाइम की टर्म दूसरी तरफ, तो ये बन रहा है kt/2m - g होल इनटू dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन का निशान। जब टाइम, अब यहां पे टाइम की लोअर लिमिट 0 नहीं डालनी हमें, क्योंकि 0 से लेकर 2mg/k तक का जो टाइम था, इस टाइम तक तो कोई मोशन हुई ही नहीं m ब्लॉक की। मोशन कब स्टार्ट हुई m ब्लॉक की? 2mg/k टाइम के बाद स्टार्ट हुई। तो जब टाइम इंस्टेंट था 2mg/k, तब इसने ऊपर उठना शुरू किया 0 वेलोसिटी से। इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट पे था ही। तो क्या लिखेंगे? टाइम की लोअर लिमिट जब 2mg/k है, तो उस वक्त वेलोसिटी की लोअर लिमिट 0 है। और जब टाइम की अपर लिमिट 4mg/k होगी, 4mg/k वो स्पेशल इंस्टेंट है जब दूसरे वाला ब्लॉक 2m वाला ब्लॉक ऊपर उठना शुरू हो गया, तब उसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपना वेलोसिटी आ जाएगी। अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन निकालना है, तो अपर लिमिट पे टाइम की वैल्यू पुट मत करो और सिंपली t लिख दो, तो वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन भी आ सकता है। बट उसकी जरूरत नहीं है, हमें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही वेलोसिटी पूछी है, उसी इंस्टेंट पे हम निकाल रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड में बन गया v - 0 = राइट साइड में इस चीज की पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट्स पुट करेंगे। तो kt/2m की इंटीग्रेशन में k/2m तो बैठे रहेंगे, और t की इंटीग्रेशन t²/2 माइनस g कांस्टेंट है, g की इंटीग्रेशन gt, या ऐसे बोल दो 1 की इंटीग्रेशन t, g बाहर आ गया। लिमिट्स अगले स्टेप में लगाते हैं। लोअर लिमिट है 2mg/k, अपर लिमिट है 4mg/k। तो यहां से बन रहा है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, ये बन रहा है v = kt²/4m माइनस gt, जिसमें लोअर लिमिट है 2mg/k, t की जगह पुट करनी है हमें, और अपर लिमिट है 4mg/k। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी v = अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो ये बन रहा है k/4m इंटू t² करेंगे तो ये बनेगा 16m² g²/k² माइनस g इंटू अपर लिमिट पहले पुट कर रहा हूं 4mg/k। तो ये हो गया पूरा एक्सप्रेशन अपर लिमिट पुट करने के बाद, माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे यही सारा सेम खेल, और बस 2mg/k पुट करना है। 2mg/k का होल स्क्वायर हो जाएगा 4m² g²/k² माइनस g इंटू t, g इंटू 2mg/k। दिस इज कमिंग आउट टू बी, कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, एक m कॉमन है पूरे एक्सप्रेशन में से, एक g² कॉमन है, और एक अपॉन में k कॉमन है। ध्यान से देख लो, ये m² के साथ कैंसिल हो रहा है, ये k² के साथ कैंसिल हो रहा है, mg²/k। यहां पे भी देखो mg²/k, mg²/k, हर जगह mg²/k की टर्म नजर आ रही है मुझे, सॉरी, ठीक है। तो mg²/k को कॉमन ले लिया, अंदर एक्सप्रेशन क्या बचा? यहाँ पे 16/4 का फैक्टर है 4, माइनस यहाँ 4 का फैक्टर है 4, फिर एक माइनस ये है, फिर ये ब्रैकेट शुरू है, यहाँ पे 4/4 इज 1, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो +2। तो ये बन रहा है, ये 4 और 4 भी कैंसिल हो गए, 2 - 1 1 ही बन गया। तो आंसर इज mg²/k। द स्पीड ऑफ block of mass m when 2m is about to lift from the ground is mg²/k। तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा आंसर mg²/k। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे वीडियो इसी के साथ ये खत्म है। तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हमने इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रेन्ड मोशन पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, कैसे उसकी इक्वेशंस बनती हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।